नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। दरार में प्रवेश करते ही माइकल की दृष्टि धुंधली होने लगी। एक पल के लिए उसे केवल अराजक अंधेरा ही दिखाई दिया। अगले ही पल उसने खुद को एक विशाल जंगल के बीचों बीच पाया। किस्मत अच्छी है, उसने पुकारा। अपने आसपास के माहौल का जायजा लिए बिना माइकल ने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ा और लकी को पाताल लोक से बुलाया। उसके सामने जमीन पर एक हरे काले रंग का गोला प्रकट हुआ और उसमें से एक विशाल भेड़िए की आकृति निकली। वह लकी था। इसी दौरान माइकल ने प्रिंस को उसकी सुरक्षा के लिए उसके भंडारण स्थान से वापस बुला लिया। जबकि प्रिंस का दिमाग समय में जम गया था, चेतना विकसित करने में असमर्थ था, लकी पहले से ही सतर्क था। अपने संपर्क के माध्यम से अपने स्वामी की बेचैनी को भांपते हुए लकी ने पहुंचते ही तुरंत युद्ध की मुद्रा अपना ली। सौभाग्यवश कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद किसी ने हमला नहीं किया। अंततः माइकल ने राहत की सांस ली। उन दोनों को हाई अलर्ट पर रखते हुए माइकल ने आखिरकार अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने के लिए समय निकाला। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान की ओर फैले हुए थे। उनकी चौड़ी शाखाओं ने पत्तों का घना आवरण बना रखा था, जिससे सूरज की सुनहरी किरणें छनकर अंदर आ रही थी। काय और बिखरे पत्तों से ढकी जंगल की जमीन बदलती रोशनी में हल्की चमक रही थी। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। यह नजारा बेहद खूबसूरत था। हालांकि मैंने ऐसी दरारों के बारे में पढ़ा है जिनमें पूरी दुनिया समाई हुई है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना अद्भुत है। वहां सूरज भी था। जहां तक इस बात को लेकर हैरानी की बात है कि कितनी दरारों में अरोरा की तरह अपना अलग सूरज हो सकता है, उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। फिर भी इस दुनिया की कोई बात उसे बेचैन कर देती थी। इस स्थान की ऊर्जा बिखरी हुई सी लगती है, नहीं, यह अधूरी सी लगती है। इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, लेकिन एक अजीब सी अनुभूति थी, एक नाजुकता, एक कमजोरी जो उसने अरोरा या उत्पत्ति की भूमि में महसूस नहीं की थी। वह ये तो नहीं बता पा रहा था कि क्या गड़बड़ है, लेकिन इस पर सोचने का समय भी नहीं था। राजकुमार, मेरे साथ यहीं रहो और पहरा दो। लकी, आसपास की छानबीन करो और जो भी हिले उसे मार डालो। जैसे ही उसने आदेश दिया, लकी पलक झपकते ही गायब हो गया। अपने पीछे हवा का एक झोंका और धूल का बादल छोड़ गया। खांसी खांसी, वह बेवकूफ भेड़िया, क्या तुम्हें लगता है कि अपने मालिक को मिट्टी खिलाना मजेदार है? मैं तुम्हें घास खिलाना शुरू कर दूंगा। माइकल कुछ देर रुका। उसे वह समय याद आया जब लकी ने उत्पत्ति की भूमि में एक दीवार से काय खाने की कोशिश की थी। दरअसल उसे इसमें मजा आ सकता है। माइकल ने सिर हिलाते हुए उस बेतुके विचार को खारिज करते हुए बुदबुदाया। लकी की अविश्वसनीय गति के कारण हुई हलचल को देखकर माइकल सचमुच आश्चर्यचकित रह गया। गति अपने आप में आश्चर्यजनक थी। लकी के नजरों से ओझल होने के बाद उसकी एक धुंधली छवि पीछे रह गई। चूंकि दुर्लभ श्रेणी के जीव एट्रीब्यूट पॉइंट्स का उपयोग करने वाले अवेकनरों के बराबर माने जाते थे, इसलिए लकी के स्टैट्स एक इंसान के लिए निर्धारित 20 पॉइंट से कहीं अधिक होने चाहिए थे। भेड़िया होने के नाते उसकी गति और भी भयावह होनी चाहिए। उसके मरे हुए सैनिकों की ताकत ने माइकल को सचमुच संतुष्ट किया, लेकिन इससे उसके मन में संदेह भी पैदा हो गया। हालांकि उसने अभी तक वास्तविक दुनिया या उत्पत्ति की भूमि में लकी की गति का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन उसे संदेह था कि यह इतनी शक्तिशाली हवा का झोंका उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगी। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नेट वेबसाइट खोजें। माइकल को संदेह था कि इसका संबंध इस दुनिया की प्रकृति से हो सकता है, लेकिन वह अन्य दुनियाओं में परीक्षण किए बिना इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था। जैसे ही वह अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण जारी रखने वाला था, उसकी आंखों के सामने कई सूचना पैनल दिखाई दिए। आपके एंडेड लकी ने लेवल 3 के गोब्लिन को मार गिराया और 35 EXP हासिल किए। आपको अपने एंडेड लकी से प्रतिक्रिया मिली है और आपने 10 EXP अर्जित किए हैं। आपके एंडेड लकी ने लेवल 1 गोब्लिन को मार गिराया और 14 EXP प्राप्त किए। आपको अपने एंडेड लकी से प्रतिक्रिया मिली है और आपने 4 EXP अर्जित किए हैं। एम्पायर के नए अध्यायों का आनंद लें। आपके एंडेड लकी ने एक लेवल 5 गोब्लिन को मार गिराया और 48 EXP प्राप्त किए। आपको अपने एंडेड लकी से प्रतिक्रिया मिली है और आपने 14 EXP अर्जित किए हैं। डॉट 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 नोटिफिकेशन 4 बार और आते रहे और फिर आखिरकार बंद हो गए। क्या लकी ने गोब्लिनों के पूरे समूह का सफाया कर दिया? माइकल घबराया हुआ और स्तब्ध था। उसने लकी की अनुमानित स्थिति का पता लगाने के लिए तुरंत उनके संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया। यह देखकर कि वह अभी भी उसकी सटीक स्थिति का पता लगा सकता है, माइकल ने अनुमान लगाया कि लकी 100 मीटर के दायरे में ही है। अनराम के डवेकना, जिनकी आत्माओं में रैंक बढ़ने तक कोई खास सुधार नहीं होता, लगभग 100 मीटर के दायरे में ही अपने एंडेड को आदेश दे सकते थे और उनकी संवेदना महसूस कर सकते थे। यह दायरा प्रतिभा के आधार पर थोड़ा भिन्न होता था, लेकिन आमतौर पर इस दूरी पर स्थिर रहता था। संयोगवश ये शेयर सेंसस की वर्तमान सीमा से भी मेल खाता था। यह एक ऐसा कौशल है जो माइकल को तब प्राप्त हुआ जब उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर 20 अंक तक पहुंच गया। इंद्रियों को साझा करें। माइकल ने कौशल को सक्रिय करते हुए और प्रिंस के करीब जाते हुए बुदबुदाया। उसने लकी को वापस बुलाने की जहमत नहीं उठाए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि लकी के लिए गोब्लिन से कोई खतरा नहीं था, लेकिन माइकल खुद भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। सतर्क रहने का फैसला करते हुए उसने लकी की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। तुरंत ही उसकी दृष्टि बदल गई। रंगों की जीवंत दुनिया से यह एकदम काले और सफेद रंग में बदल गई। क्या मरे हुओं को दुनिया ऐसी ही दिखती है? माइकल ने क्षण भर के लिए उत्सुकता से बुदबुदाया।
लकी उन जिन्नों के क्षत विक्षत शवों के बीच खड़ा था जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। भले ही तस्वीर धुंधली थी, माइकल ने उन प्राणियों के भयानक रूपों को आसानी से पहचान लिया। आखिरकार उसके पास अपने भंडारण स्थान में कुछ चीजें थीं। हालांकि ये दृश्य देखकर माइकल का दिल दुख से भर गया। किस्मत वाले हो तुम बेवकूफ, पैसे बर्बाद करना बंद करो, उन लाशों से तुम्हारा और तुम्हारे भाई बहनों का पेट भर सकता है। घबराकर माइकल ने लकी को वहीं रुकने का मानसिक आदेश भेजा, क्योंकि उसे डर था कि भेड़िया और अधिक गोब्लिन को मार देगा और कीमती संसाधनों को बर्बाद कर देगा। जहां तक अपने मरे हुओं को खिलाने की बात है, माइकल बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा था। हालांकि मरे हुओं को खाने की जरूरत नहीं थी और उनमें असीमित शक्ति थी, फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ थे जिन्हें वे पचा सकते थे, जो उन्हें लाभ पहुंचाते थे या उनकी पसंद के अनुरूप होते थे। माइकल प्रिंस के साथ लकी के ठिकाने की ओर दौड़ने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया और उसने अपने दूसरे मरे हुए साथियों पर एक नजर डाली। प्रिंस, पापा को तुम पर सवारी करने देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ई प्रिंस ने माइकल को घूर कर देखा। उसकी नवजागृत चेतना में स्पष्ट रूप से भ्रम झलक रहा था। माइकल ने अपने मरे हुए साथियों को संबोधित करते हुए ये देखने के लिए मुड़ा कि उसे लेवल अप करने के लिए कितने अनुभवंत बचे हैं। स्थिति: नाम माइकल नॉमन, वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु, स्तर 5, EXP 208/800, शक्ति 6.1, फुर्ती 11.1, संविधान 7.7, खुफिया जानकारी 30, विशेषता अंक 0, कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी निशाना लगाना, इंद्रियों को साझा करना, प्रतिभा अनंत विकास, क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 3/10, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। माइकल जानता था कि अब उसकी मुख्य प्राथमिकता अगले 2 घंटों के भीतर और अधिक मरे हुए लोगों का निर्माण करना है, लेकिन लकी द्वारा गोब्लिन को मारने की कार्रवाई ने एक विचार को जन्म दिया। वह लगभग भूल ही गया था कि जब कोई मरे हुए प्राणी किसी लक्ष्य को मारता है तो प्राप्त अनुभव अंकों का एक हिस्सा नेक्रोमेंसर को हस्तांतरित हो जाता है। पहली नजर में यह एक नुकसान जैसा लग सकता है, क्योंकि नेक्रोमेंसर ने लक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से मारकर अधिक अनुभव अंक अर्जित किए होते। हालांकि जादूगरों को कभी भी अग्रिम पंक्ति के योद्धा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। उनकी ताकत अपने मरे हुए सेवकों को आदेश देकर उनसे युद्ध करवाने में निहित थी। इसके अलावा एक मरे हुए प्राणी की ताकत सीधे उसके स्वामी की ताकत से जुड़ी होती थी। उसके अनुयायियों के विकास में निवेश करना व्यर्थ नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम था। जैसे जैसे उसके मरे हुए साथी अनुभव प्राप्त करते और मजबूत होते जाते, माइकल अनावश्यक खतरे में पड़ने से बच सकता था और साथ ही धीरे धीरे अनुभव अंक जमा करके अपना स्तर बढ़ा सकता था। लड़ाई के प्रति यह प्रत्यक्ष दृष्टिकोण एक नेक्रोमेंसर की खेल शैली का सार था और यह माइकल के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। माइकल अपनी सुरक्षा को लेकर, खासकर वास्तविक दुनिया में, बेहद सतर्क रहता था, इसलिए उसे लड़ने का यह तरीका कारगर और आश्वस्त करने वाला लगा। क्या मुझे अपने अनुबंध के स्लॉट भरने तक इंतजार करना चाहिए या लकी से मेरे लिए राक्षसों को मरवाना चाहिए जबकि प्रिंस मेरी रक्षा करे? माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि इस विचार पर उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। अगर कोई मेरी रक्षा करने वाला है तो मैं चाहूंगा कि वह लकी हो। भले ही यह अजीब लगे, लेकिन लकी कहीं अधिक लचीला है और प्रिंस की तुलना में मेरी बेहतर रक्षा कर सकता है, जिसकी बुद्धि अभी भी कम है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार, जो वफादारी से अपने स्वामी के साथ खड़ा था, इस बात से असहज महसूस कर रहा था कि उसका स्वामी उसके बारे में बुरा सोच रहा है। नहीं, उसका मालिक उसके बारे में बुरा सोच रहा होगा, नहीं तो वह उसे उस हल्के से तिरस्कार भरे भाव से क्यों देखता? इस बारे में सोचना पड़ेगा, माइकल ने प्रिंस के विचारों से बेखबर होकर कहा। लेकिन अभी के लिए ज्यादा मरे हुए लोगों का होना प्राथमिकता है। वैसे भी मेरे पास यहाँ 10 घंटे हैं, इसलिए मैं बाद में कभी भी लेवल बढ़ा सकता हूँ, अगर पर्याप्त गोब्लिन हो तो। अब फ्यूचर एड्स। फिर भी मैं खुद कुछ गोब्लिन को मारकर तेजी से लेवल अप करने और ज्यादा अनडेड स्लॉट अनलॉक करने की कोशिश कर सकता हूँ। इवोल्यूशन पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी ताकतवर हो पाऊंगा कि उस गार्गोयल का सामना कर सकूं, लेकिन पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स के साथ मेरे अनडेड शायद कर पाएं। माइकल को शक था कि लकी को 3 सितारा अनडेड में विकसित करने से वह रैंक 2 तक पहुंच पाएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ ही लेवल बढ़ पाएंगे। हालांकि उसे असाधारण रैंक तक विकसित करने से शायद काम बन जाए, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा विकास अंक चाहिए होंगे। उसके जागने के बाद से अभी 3 दिन ही बीते थे और हालांकि उसे उत्पत्ति भूमि से कुछ खास हासिल नहीं हुआ था जिसके बारे में वह इतना सोचता रहे, फिर भी अन्वेषण पर लगी पाबंदी उसे परेशान कर रही थी। फिर भी अपने शुरुआती स्थान पर मौजूद संदिग्ध खंडहरों से मिल रहे अवसर को देखते हुए वह जोखिम नहीं लेना चाहता था कि बिना कोई लाभ उठाए ही अंदर जाकर मर जाए। खंडहरों में संभावित पुरस्कारों को खोने की इच्छा न होने के अलावा माइकल पहले से ही उस स्थिति में था जहां मृत्यु पर सभी आंकड़ों में 10% की स्थायी हानि उसे दर्दनाक लग रही थी, विशेष रूप से उसकी बुद्धिमत्ता के आंकड़े के लिए। इतना कहते ही माइकल ने इस मुद्दे पर विचार करना बंद कर दिया और प्रिंस की पीठ पर चढ़ गया। इधर आओ बेटा, चलो तुम्हारे उस निकम्मे बड़े भाई से मिलते हैं। अंडरस्को। कुछ क्षणों के लिए प्रिंस सोचने लगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तारांकन। यात्रा बेहद छोटी थी। ऐसा लगा जैसे एक पल ही बीता हो और माइकल ने खुद को अपने पहले नाम वाले मरे हुए प्राणी लकी के सामने खड़ा पाया। फिर भी ये रोमांचकारी था। दौड़ते समय हवा का एक झोंका आया और माइकल लगभग प्रिंस की पीठ से गिर ही गया था। किसी कारणवश माइकल को ऐसा लगा जैसे ये जानबूझकर किया गया हो। हालांकि इस सोचकर कि उसके मरे हुए साथियों के मन में उसके लिए केवल प्यार था, माइकल ने इस विचार को खारिज कर दिया। वे उससे प्यार क्यों नहीं करते? आखिर वह तो उनके विकास का सूत्र था। राजकुमार, हैरानी की बात यह है कि लकी द्वारा मारे गए जिन जिन्नों का खून हर जगह फैला हुआ था, उसके बावजूद माइकल को उस दृश्य या गंध से घृणा नहीं हुई।
शायद इसका कारण ये था कि गोब्लिनों का खून हरा था और उनका रूप हालांकि मानवाकार था, मनुष्यों से इतना अलग था कि शुरुआती घृणा के अलावा इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि ये भी संभव है कि उत्पत्ति की भूमि से आने वाले अम्लीय कीचड़ से ज्यादा घृणा उसे किसी और चीज से न हो। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। पब फ्यूचर एड्स। उन चीजों की गंध इतनी घिनौनी थी कि ताजा लाश भी घृणा से उल्टी कर सकती थी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, माइकल ने दर्द से बुदबुदाते हुए कहा, चारों ओर बिखरे हुए जिन्नों के क्षत विक्षत अवशेषों को देखते हुए। अब वह लकी को दोष नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने लकी को दरार में हिलने वाली हर चीज को मारने का आदेश दिया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि कैसे। लकी ने माइकल की अनकही अपेक्षाओं के अनुरूप काम तो नहीं किया, लेकिन उसने आदेश का अक्षरशः पालन किया। जो भी हो, ट्रेड सेंटर में इससे कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन मुनाफा बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा लाए गए साबुत शवों का होना बेहतर है। माइकल ने प्रिंस से उतरकर गोब्लिनों के शवों और बिखरे हुए शरीर के अंगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें अपने भंडारण स्थान में रखने लगा। काम पूरा होने पर वह लकी के पास गया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफल नेट वेबसाइट खोजें। सचमुच तुम पर सवारी करना कहीं अधिक शानदार लगता है, माइकल ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। प्रिंस की तुलना में लकी का लंबा और अधिक प्रभावशाली कद देखकर उसका घमंड शांत हो गया। राजकुमार, डिग्री रो डिग्री, चलो यहाँ से चलते हैं। इस गंध से और भी जिन आकर्षित हो सकते हैं, माइकल ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में वह और उसके साथी उस क्षेत्र से निकलकर एक अधिक एकांत स्थान की तलाश में निकल पड़े। राक्षसों को मारना और अनुभव प्राप्त करना बहुत अच्छा था, लेकिन विकास अंक एकत्र करना, यही असली प्राथमिकता थी। माइकल के लक्ष्य एकदम स्पष्ट थे। दुर्भाग्यवश माइकल को रास्ते में केवल अंतहीन जंगल और कई सारे जिन ही मिले, जिनका राजकुमार ने आसानी से सफाया कर दिया। इस बार मारने का तरीका सीधा साधा था। प्रिंस की पूंछ के एक झटके से ही गोब्लिन जमीन पर गिर पड़े और माइकल ने अपनी बंदूक से उन्हें मार गिराया, जिससे उसे लगातार अनुभव अंक मिलते रहे। इसके बाद प्रिंस ने गोब्लिन के शवों को सावधानीपूर्वक अपने मुंह से उठाया ताकि माइकल उन्हें अपने भंडारण स्थान में रख सके। माइकल ने अपनी सीमित गोलियों का स्टॉक फिर से भरने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे पता था कि वे जल्द ही बेकार हो जाएंगी। उसने इन्हें मूल रूप से आत्मरक्षा के लिए उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने की तैयारी के हिस्से के रूप में लाया था। हालांकि प्रिंस और लकी के साथ होने से गोलियों पर उसकी निर्भरता कम हो गई थी और आगे भी कम होती जाएगी। फिलहाल उसके पास जो कुछ गोलियां बची थीं, वे पर्याप्त थीं। लकी भी लड़ाई में शामिल हो गया और उसने अपनी नस्लीय क्षमता प्लांट कंट्रोल का उपयोग किया। माइकल के लिए यह पहली बार था जब उसने इस कौशल को क्रियान्वित होते देखा, और यह अत्यंत प्रभावी साबित हुआ। इस कौशल का बंधनकारी प्रभाव असाधारण था, जिसने कई गोब्लिनों को भागने से रोक दिया। दुर्भाग्यवश लकी अभी तक इस क्षमता का पूरी तरह से आदी नहीं था। अगर वह आदी हो जाता तो वह शुरू से ही पूरे गोब्लिन समूह को फंसा सकता था, जिससे माइकल को अपनी बंदूक से बेसिक शॉट का उपयोग करके उन सभी को खत्म करने का मौका मिल जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, माइकल निराश होता गया और उसने मौके पर ही मरे हुए लोगों को बनाना शुरू करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर कोई गोब्लिन उसकी कला में बाधा डालता है तो सबसे बुरा नतीजा कुछ माना ऊर्जा का नुकसान होगा। साथ ही उसने अपनी पिछली झिझक पर विचार किया और महसूस किया कि वह जरूरत से ज्यादा सतर्क था। किसी भी गोब्लिन के उस तक पहुंचने से पहले ही वे शायद मर चुके होंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए माइकल ने अंततः अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया। उसने व्यापार केंद्र से प्राप्त एक अपेक्षाकृत सही सलामत शव को बाहर निकाला और उस पर अनडेड रिवाइवल का प्रयोग किया। जिन गोब्लिनों को उसने मारा था और संगठन से लाए गए शवों को मिलाकर माइकल के पास अब मरे हुए लोगों को बनाने के लिए 2 दर्जन उपयोगी सामग्रियां थीं। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि पुनर्जीवन का प्रयास विफल होने पर भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में शव मौजूद रहेंगे, बशर्ते उसके पास पर्याप्त माना शक्ति हो। अगले 2 घंटों तक माइकल ने पूरी तरह से गोब्लिन के शवों पर अनडेड रिवाइवल मंत्र का प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि लकी और प्रिंस उसके 2 रैंक के अनडेड किसी भी छुपकर हमला करने वाले या घात लगाकर बैठे गोब्लिन से उसकी रक्षा करते रहे। 3 प्रयासों के बाद भी जिन शवों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका, माइकल उन्हें आसानी से पहचान करने के लिए अपने भंडारण स्थान के एक विशेष भाग में अलग रख देता था। उसने इन निष्फल शवों को संस्था को बेचने की योजना बनाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि संस्था को पता चल जाए कि इनका पुनर्जीवन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इस तरह वह धोखाधड़ी के आरोपों के कारण किसी भी दंड से बच सकता था। कीमत बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी अतिरिक्त पैसे तो लगेंगे ही। जिन मरे हुओं को उसने सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया, माइकल ने उन्हें अपने पास रखा और लकी और प्रिंस के साथ रक्षात्मक संरचना में शामिल कर लिया। अंत में जब उसे अपने दैनिक विकास अंक प्राप्त होने में केवल 3 मिनट शेष थे, माइकल ने अंततः अपने शेष 7 खुले अनुबंध स्लॉट भरने में कामयाबी हासिल की, जिसके लिए उसने कुल 15 राक्षस शवों का उपयोग किया। हालांकि उन्हें बेहतर परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन ये भी बुरा नहीं था। 15 प्रयासों में से वह 7 मृतकों को पुनर्जीवित करने में सफल रहा। संक्षेप में वह हर 2 प्रयासों में एक बार सफल हुआ। माइकल परिणाम से संतुष्ट था। अगर उसका पिछला प्रयास सफल नहीं होता तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाने के कारण उसके पास केवल 6 ही मरे हुए प्राणी बचते। इसके लिए वह आभारी था। जैसे ही अंतिम 3 मिनट की घड़ी 10 सेकंड में तब्दील होने वाली थी, माइकल अपने मरे हुए साथियों के बीच जमीन पर बैठा धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। 10, 9, 8, 3, 2, 1। आपके दैनिक विकास अंक आ गए हैं। 11 विकास अंक प्राप्त हुए। नोटिफिकेशन दिखाई देने के बाद माइकल ने उन्हें तुरंत खारिज कर दिया और अपने अपडेट किए गए अंकों की जांच करने के लिए अपना टैलेंट पैनल खोला। प्रतिभा अनंत विकास। विकास अंक 11। पब फ्यूचर विज्ञापन। विकसित होने योग्य। लकी एंडेड वर्डेंट वुल्फ लेवल 11। विकास अंक अपर्याप्त है, विकसित नहीं हो सकता।
राजकुमार अमर हरा भेड़िया स्तर 11 विकास अंक पर्याप्त है, विकसित नहीं हो सकता। अमर वन भेड़िया स्तर 5 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अनडेड गोब्लिन लेवल 5 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अनडेड गोब्लिन लेवल 5 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अनडेड गोब्लिन लेवल 4 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। कुल मिलाकर 10 मरे हुए प्राणियों का उल्लेख किया गया था। जैसा कि उम्मीद थी, उसके दैनिक विकास अंक रिफ्रेश के समय उसके पास मौजूद अनुबंधित मरे हुए लोगों की संख्या से ही यह निर्धारित होता था कि उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। माइकल को अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स फिर से भर जाने पर बहुत खुशी हुई। पॉइंट्स हासिल करने का यह तरीका स्पिरिट क्रिस्टल पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर था। स्पिरिट क्रिस्टल न केवल दुर्लभ और महंगे थे, खासकर उनकी स्थिति में एक अवेकने के लिए, बल्कि उनके अन्य महत्वपूर्ण उपयोग भी थे, जिससे उन्हें इवोल्यूशन पॉइंट्स के बदले में आदान प्रदान करना कम व्यावहारिक हो जाता था। बेशक अगर माइकल के पास इस समय कोई स्पिरिट क्रिस्टल होते तो वे अब तक पॉइंट्स के बदले में ट्रेड हो चुके होते। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका दैनिक रिफ्रेशमेंट एक उत्कृष्ट और निरंतर स्रोत साबित हो रहा था। अब मुख्य सीमा अनुबंध स्लॉट की कमी थी, जो उसके स्तर से जुड़ी हुई थी। उच्च स्तर का अर्थ था अधिक स्लॉट, जिससे वह अतिरिक्त मरे हुओं को जीवित कर सकता था। हालांकि माइकल को गोब्लिन वर्ल्ड की दरार के भीतर रैंक बढ़ाने की उम्मीद नहीं थी, यह बिल्कुल असंभव था, लेकिन उसे लगा कि यहाँ कुछ और बार लेवल बढ़ाना संभव है। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर वेबसाइट खोजें। गोब्लिन बहुत तेजी से प्रजनन करते थे, वे कुछ ही दिनों में वयस्क हो जाते थे और जल्दी ही अपनी एक सितारा सामान्य रैंक सीमा तक पहुंच जाते थे। इस अंतरिक्ष में समय बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना तेजी से बीतता है, इसलिए इन जीवों को प्रजनन और विकास के भरपूर अवसर मिले। हालांकि माइकल पहले ही 3 गोब्लिन समूहों का सफाया कर चुका था, लेकिन यह संभवतः यहाँ की कुल आबादी के 1% से भी कम था। अगर ऐसा था तो यह दरार लेवल बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। साम्राज्य। हालांकि माइकल अपने नए रिफ्रेश किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स को लेकर उत्साहित था और अपनी नई अनडेड रेस को विकसित करके उसके दुर्लभ रैंक वाले रूप को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने फिलहाल इसे टालने का फैसला किया। उसने पिछले दिन की तरह ही रणनीति अपनाने की योजना बनाए, अपने मरे हुए प्राणियों को उत्पत्ति की भूमि में विकसित करना, जबकि अपने मूल शरीर को घर पर आराम देना। अब जब उसके पास एवोल्यूशन पॉइंट्स थे तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेहतर यही था कि वह अपना समय आराम से लेवल बढ़ाने में लगाए, ताकि उसका लेवल कम से कम 1 बढ़ जाए। इससे उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए और स्लॉट मिल जाएंगे, जिससे वह कल और भी ज्यादा अनडेड बुला सकेगा और एवोल्यूशन पॉइंट्स भी बढ़ा सकेगा। माइकल ने पहले ही ये देख लिया था कि 11 एवोल्यूशन पॉइंट्स होने के बावजूद लकी अप्रेंस की क्षमता बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए अधिक पॉइंट्स हासिल करना एक अत्यावश्यक प्राथमिकता बन गया था। अपनी मुख्य सेना को विकसित करना आवश्यक था, लेकिन अपने अन्य मरे हुए सैनिकों की उपेक्षा करना भी कोई विकल्प नहीं था। अंततः सब कुछ एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर आकर रुक गया, अधिक से अधिक विकास अंक। दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण होकर माइकल ने अपने मरे हुए साथियों और एकत्रित शवों को अपने भंडारण स्थान के माध्यम से उत्पत्ति की भूमि तक पहुंचाया। तैयार होते ही वह लकी और प्रिंस के साथ और अधिक गोब्लिनों का शिकार करने के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे पहले ही जेल में बिताने के बाद एसोसिएशन से जुर्माना लगने के खतरे से बचने के लिए उसके पास 8 घंटे से भी कम समय बचा था। अगले कई घंटों तक माइकल ने गोब्लिनों को मारने, उनके शवों को उनके मूल स्थान पर रखने और इस प्रक्रिया को दोहराने के अलावा कुछ नहीं किया। पहले घंटे में ही वह 6ठे स्तर पर पहुंच गया। 2 घंटे बाद वह 8वें स्तर पर पहुंच गया। उसके 3 घंटे बाद, जब 2 घंटे से भी कम समय बचा था, माइकल 9वें स्तर पर पहुंच गया। स्थिति। नाम माइकल नॉमन। वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु। स्तर 9। एक्सपायरी 112/2000। शक्ति 7.312 कैरेट। फुर्ती 13.12 कैरेट। संविधान 8.912 कैरेट। बुद्धि 34.34। 0 कैरेट। विशेषता अंक 24। कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी निशाना लगाना, इंद्रियों को साझा करना। प्रतिभा अनंत विकास। क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 10/18। उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। कृपया वोट देना और समर्थन करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपन्यास का नया कवर और माइकल का कैरेक्टर डिजाइन जल्द ही आने वाला है। हालांकि गोब्लिन सबसे कमजोर राक्षसों में से थे, जिनमें स्लाइम की तुलना में भी कम क्षमता थी और समान स्तर के कुछ राक्षसों की तुलना में कम अनुभव प्रदान करते थे, लेकिन उनकी भारी संख्या ने इसकी भरपाई कर दी। महज 6 घंटों में माइकल ने दरार वाली जगह के अधिकांश हिस्से को पार कर लिया और लकी और प्रिंस के साथ मिलकर रास्ते में आने वाले सभी गोब्लिन को खत्म कर दिया। लाभ महत्वपूर्ण थे। एक तो उसने 4 स्तर ऊपर चढ़कर अपना स्तर 9 कर लिया। इसके अलावा उसने उत्पत्ति की भूमि में कई राक्षसों के शव जमा कर लिए, जहां उसका दूसरा शरीर और नया मरे हुए प्राणी तैनात थे। इन्हें बेचकर उसे अच्छा मुनाफा होना चाहिए। उनकी एक और उल्लेखनीय उपलब्धि आमने सामने की लड़ाई का उनका पहला अनुभव था। जब उसकी गोलियां आखिरकार खत्म हो गईं, तो माइकल ने सुपर एसोसिएशन के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा हुआ लोहे से बना भाला इस्तेमाल किया। परिणाम क्या निकला? माइकल ने सोचा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था कि आमने सामने की लड़ाई उतनी डरावनी नहीं है जितनी लगती है। हालांकि भाले से घंटों तक लड़ने के बावजूद भाला चलाने का कौशल कभी प्रकट नहीं हुआ। फोरम में अपनी लक्ष्यहीन सैर के दौरान माइकल को पता चला कि हथियारों में महारत के स्तर को निर्देशित करने के लिए उनके अपने कौशल हो सकते हैं। यह तर्कसंगत था, क्योंकि हथियार से संबंधित वर्गों में भी वर्ग कौशल होता था। उदाहरण के लिए, एक तलवारबाज का तलवारबाजी कौशल मध्यवर्ती महारत से शुरू होगा, जो एक नौसिखिया को तुरंत एक अनुभवी में बदल सकता है। भाला चलाने का कौशल हासिल करने में असफल रहने के बावजूद माइकल निराश नहीं हुआ।
हालांकि उसने अपनी युद्ध शैली को बदलने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन कौशल होने से उसकी व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि होगी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब भी संभव होगा वे भाला चलाने के प्रशिक्षण के लिए अधिक समय देंगे। यदि हथियार संबंधी कौशल मौजूद होते तो यह संभावना थी कि दशकों पहले के अनुभवी अवेकनर, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, ने हथियार कौशल में महारत हासिल कर ली होती, जिससे उन्हें निर्विवाद बढ़त मिल जाती। हो सकता है कि कोई दर्जी भी छुपकर तलवारबाजी का माहिर हो। इस दरार के अंदर की दुनिया वाकई बहुत बड़ी है, माइकल ने सोचा जैसे ही वह उस दरार के निकास द्वार की ओर बढ़ा, जो इस भ्रष्ट प्रकार की दरार में सभी गोब्लिनों को मारने के बाद खुल गया था। उन्होंने दरार के आकार का अनुमान एक बहुत बड़े शहर के बराबर लगाया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर इटोवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। सौभाग्यवश किसी भ्रष्ट दरार के भीतर मौजूद राक्षसों में से केवल 1/3 को मारना ही निकास द्वार के प्रकट होने के लिए आवश्यक था। हालांकि अगर इसे 10 मिनट के भीतर दर्ज नहीं किया गया तो ये गायब हो जाएगा और राक्षसों के 1/3 हिस्से के मारे जाने के बाद ही फिर से प्रकट होगा, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि सभी जीव समाप्त नहीं हो जाते। तभी निकास द्वार गायब नहीं होगा। लेकिन माइकल निर्दयी था और उसने सभी गोब्लिनों को मार डाला। माइकल हरे खून से लथपथ था। यह उसका अपना खून नहीं था, बल्कि उन अनगिनत जिन्नों का खून था जिन्हें उसने मार डाला था। उसकी हरी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था, जो उस रहस्यमयी जादुई ऊर्जा से दूषित था जिसने कभी उसकी पवित्र छवि को दूषित कर दिया था। ये वास्तविक दुनिया में अपने असली शरीर का उपयोग करके बार बार जादुई मंत्रों का प्रयोग करने का परिणाम था। उसने 6 घंटे में सैकड़ों गोब्लिन को मार डाला था और 4000 से अधिक एक्सपीरियंस अर्जित किए थे। लेवल बढ़ाना काफी चुनौतीपूर्ण था। लेवल 6 के लिए 800 EXP, लेवल 7 के लिए 1000, लेवल 8 के लिए 1200 और लेवल 9 के लिए 1500 EXP की आवश्यकता थी। राक्षसों से भरी गोब्लिन वर्ल्ड जैसी जगह इतनी तेजी से प्रगति के लिए एकदम सही थी। सुधार की इस रोमांचक गति ने माइकल के मन में और अधिक पाने की भूख जगा दी। फिर भी वो समझता था कि इतनी तेजी से आगे बढ़ना केवल शुरुआती चरणों में ही संभव है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा मेहनत कई गुना बढ़ती जाएगी। अभी भी एक गैर रैंक वाले अवेकने के रूप में केवल 4 स्तर हासिल करने के लिए सैकड़ों गोब्लिन को मारना पड़ा था। कम से कम माइकल तो लेवल अप करने में कामयाब हो गया था। लकी और प्रिंस का एक्सपीरियंस प्रोग्रेस तो अगले लेवल तक पहुंचने के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था। इसका मुख्य कारण ये था कि माइकल ने अधिकांश दुश्मनों को मार गिराया था, जबकि लकी और प्रिंस ने मुख्य रूप से अपने कौशल का उपयोग गोब्लिन को फंसाने के लिए किया था। हालांकि अगर उनमें से किसी एक ने अकेले ही दरार में मौजूद सभी राक्षसों का शिकार कर लिया होता तो भी उससे मिलने वाला अनुभव मुश्किल से एक लेवल अप के लिए ही पर्याप्त होता। एक बार लेवल अप करने के लिए ही सैकड़ों जिंदगियों की जरूरत होती थी, और लेवल 26 पर रैंक 2 तक पहुंचना अभी भी 10 से अधिक लेवल दूर था। यदि वह केवल गोब्लिनों का शिकार करना जारी रखता है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे कितने लोगों की जान लेनी होगी। लगता है मुझे उस लेवल 2 के क्रैक के पास जाना होगा और क्रैक में और एंट्री के लिए आवेदन करना होगा। माइकल ने योजना बनाई। उनकी सोच बदल रही थी। गोब्लिनों से लड़ने और उन्हें मारने, उनका खून बहते देखने के बाद माइकल ने अपनी कुछ सावधानी छोड़ दी थी और अब वह बड़े पुरस्कारों के लिए जोखिम उठाने को अधिक इच्छुक था। स्तर 2 की दरारों में ज्यादा से ज्यादा एक चरम रैंक 2 का प्राणी हो सकता है, जिसे लकी या प्रिंस अकेले या साथ मिलकर आसानी से संभाल सकते हैं। कम से कम उनकी संयुक्त क्षमताओं के साथ खतरे से बचना कोई समस्या नहीं होगी। लेवल बढ़ाने से माइकल की ताकत भी बढ़ गई थी। अगर वह अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को अपनी शारीरिक क्षमताओं में लगाता तो वह रैंक 2 के अधिकांश जीवों का सामना कर सकता था या जरूरत पड़ने पर बच निकल सकता था। लेकिन अब जब वह एक सच्चा नेक्रोमेंसर बन चुका था तो वह अपनी क्षमता को इतने साधारण तरीके पर बर्बाद नहीं करेगा। ताकत बढ़ाने का एक बेहतर तरीका था उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ाना, अधिक मरे हुए प्राणियों को अनुबंधित करना और अधिक विकास अंक प्राप्त करना। इससे वह अपने मरे हुए प्राणियों को दुर्लभ श्रेणी में विकसित कर सकेगा, जिससे वे रैंक 1 पर पहुंच जाएंगे और उसे ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी जिससे उसके अपने आंकड़े भी बढ़ेंगे। एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। हालांकि ये सब तब तक के लिए टालना पड़ेगा जब तक वह उस दरार से बाहर नहीं निकल जाता। माइकल ने अपने खून से लथपथ शरीर पर एक नजर डाली और उम्मीद की कि फार्मेसी में उसके लिए साफ सफाई करने की जगह मिल जाएगी। उसने दरार में घुसने की व्यावहारिक समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। लड़ाई तो होनी ही थी, लेकिन उसने अपने साथ कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट भी नहीं रखा था। एक बात ऐसी भी थी जिसने उसे असमंजस में डाल दिया था। माइकल ने 300 से अधिक गोब्लिनों को मार डाला था और उसका 1/3 से थोड़ा अधिक होगा। आमतौर पर लोग निकास द्वार बनाने के लिए लगभग 100 गोब्लिनों को मारते थे, लेकिन वे शवों को कैसे ले जाते थे? दरार के बाहर एक फार्मेसी थी और उसके आगे आम लोगों की दुनिया थी। अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को अभी भी जनता के सामने कुछ भी प्रकट न करने की चेतावनी दी गई थी, तो फिर दूसरे लोग अपने शिकारों को कैसे ले जाते थे? किसी कारणवश माइकल के मन के एक हिस्से को ऐसा लगता था कि एक अवेकने के रूप में उसकी पहचान, उसकी अद्वितीय क्षमताओं के कारण इन स्थितियों के प्रति उसके दृष्टिकोण को अन्य अलौकिक प्राणियों की सामान्य समझ से अलग बनाती है। सरल शब्दों में कहें तो वह थोड़ा मंदबुद्धि था, लेकिन यह उनके ज्ञान की कमी के कारण हुआ था। ये बात भुलाई नहीं जा सकती थी कि माइकल अभी भी एक साधारण इंसान ही था, जिसका जीवन महज 3 दिनों में पूरी तरह बदल गया था। ऐसे बदलाव पर ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया की तुलना में वह बेहतर ढंग से ढल रहा था। शायद यह उनके मूल शरीर के स्वभाव या पिछले जन्म की मानसिक शक्ति के कारण था, लेकिन पृथ्वी पर उनकी उम्र केवल 20 वर्ष के आसपास थी। ये दोनों का संयोजन भी हो सकता है। माइकल के दिमाग में कई विचार और योजनाएं दौड़ रही थीं, तभी वह दरार में घुस गया। माइकल एक परिचित मंद रोशनी वाले कमरे में लौट आया। खैर, बिल्कुल परिचित तो नहीं, बस वह सीमित स्थान जहां से गोब्लिन की दुनिया की ओर जाने वाली दरार थी। पीछे मुड़कर देखने पर माइकल ने गौर किया कि दरार अभी भी अव्यवस्थित दिख रही थी, लेकिन पहले की तुलना में कुछ हद तक शांत लग रही थी।
हालात अभी भी अराजक थे, बस उतने ज्यादा नहीं जितने 6 घंटे पहले थे, या यूं कहें कि वास्तविक दुनिया में 1 घंटे से भी कम समय पहले थे। अगर दरारों को नियंत्रित किया जाए तो वे खजाने साबित हो सकती हैं। कोई व्यक्ति उनके अंदर 10 साल तक प्रशिक्षण ले सकता है, जबकि वास्तविक दुनिया में केवल 1 साल ही बीतता है। शायद फेडरेशन ने पहले ही ऐसी क्षमता हासिल कर ली थी, हालांकि माइकल को अभी इसकी जानकारी नहीं थी। दरार की कम हुई अराजक ऊर्जा के बारे में उसका अनुमान था कि यह संभवतः उसके द्वारा उसमें मौजूद राक्षसों की पूरी आबादी को नष्ट करने के कारण हुई थी, जिससे वह ठीक होने की अवस्था में आ गई थी। दूषित दरारों में मौजूद राक्षस केंद्रित नकारात्मक ऊर्जा से पैदा हुए थे और दरारों के कारण उनकी वृद्धि तेज हो गई थी। नियमित सफाई के बावजूद भी वहां 300 से अधिक राक्षस मौजूद थे। आमतौर पर दरार में छिपे सभी राक्षसों को कोई पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाता था, ऐसा इसलिए नहीं कि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। अपनी कमजोरी के बावजूद गोब्लिन साधना प्रणाली में प्रथम श्रेणी के राक्षस थे। सफाई अभियान अक्सर पुरस्कार अर्जित करने और दरारों में राक्षसों के फैलने से रोकने तक ही सीमित रहते थे, क्योंकि दरारों में राक्षस वास्तविक दुनिया में फैलकर आम जनता को नुकसान पहुंचा सकते थे। माइकल के नजरिए से भले ही गोब्लिन कमजोर लगते हों, लेकिन आम लोगों के लिए वे जानलेवा खतरा थे। यहां तक कि नए जागृत व्यक्ति या शुरुआती स्तर के प्रथम श्रेणी के साधक भी उनसे अछूते नहीं थे। प्रथम श्रेणी के नवसिखिए साधकों के लिए गोब्लिन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थे। गोब्लिन अक्सर समूहों में चलते थे, जिनमें सबसे कमजोर भी एक वयस्क के बराबर शक्तिशाली होता था। कौशल या उचित प्रशिक्षण के बिना नवसिखिए साधकों की स्थिति नौसिखिया साधकों से बेहतर नहीं थी। माइकल ने दरार से अपनी नजर हटाए और कमरे के दरवाजे की ओर चल पड़ा। निर्देशों को याद करते हुए उसने दरवाजे के पीछे वाले बटन को वैसे ही दबाया जैसे बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहले बताया था। बटन दबाने के बाद उसने इंतजार किया। 5 मिनट बाद दूसरी तरफ से हलचल हुई और आखिरकार दरवाजा खुल गया। बूढ़ा फार्मासिस्ट प्रकट हुआ, लेकिन इससे पहले कि माइकल पूछ पाता कि क्या यहाँ शौच करने की जगह है, उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उसका चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया और उसकी निगाहें माइकल पर टिक गईं। पहले की तुलना में अराजक ऊर्जा की तीव्रता कम क्यों है? बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी और तीखी आवाज में पूछा। जैसे ही वह बोला, उससे एक धमकी भरी आभा निकली, जिससे कमरे की हवा घुटन भरी हो गई। फार्मेसी में काम करने वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति का सौम्य और दयालु स्वभाव अब गायब हो चुका था। माइकल के सामने अब एक खूंखार शिकारी खड़ा था, जो किसी सुप्त अवस्था से जाग उठा हो। मुझे नहीं पता, माइकल हकलाते हुए बोला, जवाब देने की कोशिश करते हुए। पहली बात तो ये कि उसे सच में नहीं पता था कि दरार पहले जैसी हल्की क्यों लग रही थी। उसे शक था कि इसका संबंध सभी राक्षसों को मिटाने से है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। दूसरी बात, उस बूढ़े आदमी की जबरदस्त आभा माइकल की उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ये सिर्फ लकी के बराबर ही नहीं था, बल्कि उससे कहीं बेहतर था। क्या आजकल सभी बूढ़े लोग इतने शक्तिशाली होते हैं? माइकल ने सोचा। उसके दिमाग में उत्पत्ति की भूमि से आए उस दागदार बूढ़े व्यक्ति की छवि कौंध गई। वह खुद को संभालकर अपनी शंकाओं को साझा करने ही वाला था कि अचानक घुटन भरा माहौल गायब हो गया और उसकी जगह उस बूढ़े व्यक्ति की गर्मजोशी भरी और दयालु मुस्कान ने ले ली। ओह, क्या तुमने दरार में छिपे सभी राक्षसों को मार डाला, लड़के? बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज में थोड़ी हैरानी के साथ पूछा। हाँ, माइकल ने उत्तर दिया। अरे, अब इसकी तीव्रता कम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शायद दरार नए बच्चे पैदा करके ठीक होने की कोशिश कर रही है, बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से हंसते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे का भाव इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है? माइकल ने थोड़ा घबराते हुए सोचा। मेरी पिछली प्रतिक्रिया से नाराज मत होइए, बूढ़े आदमी ने क्षमा मांगते हुए कहा। यह दरार वुडस्टोन सिटी और फेडरेशन के लिए बेहद जरूरी है। अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो मेरा चिंतित होना लाजमी है। वैसे भी अगर ऐसा हुआ होता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उनकी सच्ची आवाज और पश्चाताप भरे भाव ने माइकल के खराब मूड को दूर कर दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, माइकल ने मन ही मन स्वीकार किया। एम्पायर में आपकी अगली यात्रा आपका इंतजार कर रही है। माइकल ने माफी सुनकर सिर हिलाया और सोचने लगा कि बूढ़े आदमी से कैसे पूछे कि क्या फार्मेसी में कोई ऐसी जगह है जहां वह साफ सफाई कर सके। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी का ध्यान दरार से हटकर उस पर आ गया। तुम तो बड़े निर्दयी हो, लड़के। पर शांत हो जाओ, तुम्हारी हत्या करने की मंशा कुछ ज्यादा ही प्रबल है। अगर तुम इसी हालत में घर गए तो शायद सबको बुरी तरह डरा दोगे, सिवाय उनके जो अकेले रहते हैं। और तुम्हारे आसपास ये उदासी का माहौल क्यों छाया हुआ है? माइकल बूढ़े आदमी की सीधी सादी बातों से अचंभित होकर पलकें झपकाईं और जवाब देने ही वाला था कि उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी। फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है। बस आराम कर लीजिए, या बेहतर होगा कि अगर आपको संभलने में समय लगेगा तो आज रात घर मत जाइए। अब मेरे पीछे आइए, आपको खुद को साफ सुथरा करना होगा। शुरू से अंत तक बूढ़ा व्यक्ति अपनी ही गति से चलता रहा, जिससे माइकल के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके अलावा माइकल इतना थका हुआ था कि बातचीत में पहल करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। सौभाग्यवश दरार से बाहर निकलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति उसे एक और छिपे हुए कमरे में ले गया। यह एक विशाल स्नानागार था, जो स्पष्ट रूप से कई लोगों के लिए बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि उस क्षेत्र में आने वाले शिकारियों के लिए स्नान सेवाएं आम थीं। हालांकि एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी। तुम अपने साथ कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट नहीं लाए। बूढ़े आदमी ने माइकल को अजीब नजर से देखा और फिर निर्दयता से कहा, तुम किस तरह के नौसिखिए हो? शर्म से माइकल का चेहरा लाल हो गया। राक्षसों से भरी दरार में जाते समय अतिरिक्त कपड़े न लाना उसकी लापरवाही थी, लेकिन पहली कोशिश में गलतियां होना लाजमी था। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल FI
नेट वेबसाइट खोजें। वह बूढ़े आदमी से पूछने ही वाला था कि क्या उसके पास अतिरिक्त कपड़े हैं, तभी उस आदमी ने फिर से बात काट दी। ठीक है, कोई बात नहीं, बस खुद को साफ कर लो, तुमसे बदबू आ रही है। मैं तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी, लेकिन जल्दी करो, मुझे और भी काम निपटाने हैं। धन्यवाद, माइकल ने बूढ़े आदमी के कठोर लहजे के बावजूद कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जल्दी से कहा। यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बूढ़े आदमी ने संतुष्टि भरे भाव से माइकल के लिए पास की एक दुकान से चुने गए बड़े आकार के कपड़ों को देखते हुए कहा। माइकल बूढ़े आदमी के रवैये पर केवल दबे स्वर में अपनी आंखें घुमा सका। कपड़े उच्च गुणवत्ता के थे। माइकल को लगा कि उनकी कीमत काफी अधिक होगी, लेकिन समस्या ये थी कि वे बहुत बड़े थे। इतने बड़े भी नहीं कि किसी बड़े रिश्तेदार के पुराने कपड़े लगे, लेकिन इतने जरूर कि ऐसा लगे जैसे किसी बड़े भाई ने दिए हों। फिर भी माइकल उस बूढ़े व्यक्ति के इस भाव से प्रभावित हुआ। कपड़े पहनने के बाद उसका इरादा था कि वह पूछेगा कि उनकी कीमत कितनी है, ताकि वह बाद में बूढ़े आदमी को पैसे वापस कर सके। हालांकि बूढ़े आदमी ने इस बात का जिक्र होते ही भड़क उठने की ठान ली थी। जाहिर तौर पर कीमत के बारे में पूछना अपमानजनक माना जाता था और बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जोर दिया था कि माइकल बकवास करने के बजाय कपड़ों को उपहार के रूप में स्वीकार कर ले। माइकल को अपनी चाची की कही बात याद आई कि बड़े बुजुर्गों का स्वभाव अक्सर विचित्र होता है, लेकिन ऐसा मामला उसने खुद पहली बार देखा था। उसने सोचा कि शायद बड़े बुजुर्ग, चाहे वे आम इंसान हो या खेतीबाड़ी करने वाले, अक्सर धनी होते हैं और इसी वजह से उनका व्यवहार ऐसा होता है। बहरहाल माइकल ने इस एहसान को याद रखने का मन बना लिया। उसने खुद को यह भी याद दिलाया कि अगर वह दिन दहाड़े नग्न अवस्था में सड़कों पर घूमना नहीं चाहता है, तो उसे किसी और दरार में प्रवेश करने से पहले बेहतर तैयारी कर लेनी चाहिए। किसी भी क्रैक के प्रभारी व्यक्ति का स्वभाव इस बूढ़े व्यक्ति जितना दयालु नहीं होगा। धन्यवाद महोदय, लेकिन जाने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं? माइकल ने पूछा। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सचमुच उत्सुक था और उसे लगा कि जिसने उसकी मदद की है उसका नाम न जानना अनुचित होगा। मुझे बूढ़ा लियू ही कहो। अब जाओ और एसोसिएशन में वापस जाओ ताकि तुम अपनी लाशें बेचने के लिए जमा कर सको। और याद रखना, अगर तुम्हें दरार से बाकी लाशें भी लानी है तो तुम्हारा वाहन 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद वो लाशें सड़ने लगेंगी और तुम्हें उनके लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। बूढ़े आदमी के शब्दों से माइकल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। संयोगवश बूढ़े लियू ने माइकल के मन में उठ रहे एक सवाल का जवाब दे दिया था। गैर जागृत लोग दरारों से अपने शवों को कैसे ले जाते हैं? बेशक वे अपने खुद के स्टोरेज बैग ला सकते थे, लेकिन जब तक वे उसके अनोखे स्टोरेज स्पेस की तरह काम नहीं करते, माइकल को संदेह था कि बैग में ज्यादा सामान आ पाएगा, खासकर एक बड़ी टीम के लिए पर्याप्त राक्षस शव नहीं। बेशक ये भी संभव था कि अधिकांश लोग राक्षसों के पूरे शवों को नहीं लेते थे, बल्कि केवल मूल्यवान हिस्सों को ही इकट्ठा करना पसंद करते थे। उसे गोब्लिन वर्ल्ड के बारे में एसोसिएशन द्वारा भेजे गए ईमेल के साथ संलग्न सूची याद थी। उसमें केवल गोब्लिन के शवों का ही उल्लेख नहीं था, उसमें उनके खून और अन्य सामग्रियों जैसी चीजें भी शामिल थीं। शायद ज्यादातर लोगों ने यही समझा होगा। अगर ऐसा है तो ये बात समझ में आती है कि किसी टीम के स्टोरेज बैग एक गुप्त दौरे के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन अगर कोई और अधिक लाना चाहे तो क्या होगा? उस बूढ़े आदमी की पिछली टिप्पणी ने ही जवाब दे दिया। दरारों को देखने आने वाले लोग अपने वाहन से आ सकते हैं। जब बूढ़े लियू ने इस बात का जिक्र किया तो माइकल के मन में ट्रकों का ख्याल आना लाजमी हो गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं की। फार्मेसी से लगा हुआ एक गराज है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे तो ये डिजाइन अजीब लगा था। माइकल को लगा कि यह संभवतः फार्मेसी का एक और छिपा हुआ कार्य है। यह देखते हुए कि इसमें पहले से ही दूसरे आयाम के दरवाजे और यहां तक कि एक बाथरूम भी था, यह अनुमान लगाना कोई दूर की बात नहीं थी कि यह बिक्री के लिए राक्षसों के अंगों के परिवहन के लिए एक आवरण भी प्रदान कर सकता है। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर LF नेट वेबसाइट खोजें। माइकल हाल ही में अलौकिक दुनिया का हिस्सा बना था। इससे पहले वह एक संघर्षरत युवक था, इसलिए स्वाभाविक था कि वह इन सब बातों से अनभिज्ञ था। शायद लियोवानी जैसे धनी और अधिक प्रभावशाली लोग, जिन्होंने एसोसिएशन से लाशें खरीदने का सुझाव भी दिया था, इस समाज के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। माइकल राक्षसों के जन्मस्थान वाले स्थानों के अस्तित्व को भी नहीं भूला था। उसे लगा कि उसकी ही तरह अधिकांश आम लोग शायद ऐसी बातों से अनभिज्ञ ही होंगे। इस तरह की जानकारी तक केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों की ही पहुंच होगी। अलौकिक जगत में भी भिन्नताएं थीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है बूढ़े लियू, मैंने उन सबको पहले ही पैक कर दिया है, माइकल ने कहा। ठीक है, अच्छा है, तो जाओ, तुम मेरे काम में बहुत देर से दखल दे रहे हो। माइकल ये कहना चाहता था कि शायद फार्मेसी में कोई कारोबार नहीं हो रहा था। वह यहाँ इतने दिनों से था और उसे एक भी ग्राहक नहीं दिखा था, लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए यह विचार अपने तक ही सीमित रखा। ठीक है बूढ़े लियू, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे, माइकल ने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर मिलेंगे, बूढ़े आदमी ने रूखेपन से जवाब दिया। बस यूं ही माइकल ने फार्मेसी, ड्रग्स और बूढ़े लियू को पीछे छोड़ दिया। उसने एक टैक्सी पकड़ी और एसोसिएशन की ओर वापस चल दिया। वहां पहुंचने के बाद वह सीधे व्यापार केंद्र की ओर चल पड़ा। आखिरकार पैसे कमाने का समय आ ही गया। इसके बाद उसने रिसेप्शनिस्ट से मिलकर अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवेदन करने की योजना बनाई। उत्पत्ति की भूमि में उस गारगोयल द्वारा उसका रास्ता अवरुद्ध किए जाने के कारण उसके पास वास्तविक दुनिया में खुद को मजबूत बनाने और साथ ही विकास अंक अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल लड़ाइयों के माध्यम से स्तर बढ़ाना बहुत धीमा होगा, लेकिन माइकल ने सोचा कि पर्याप्त विकास अंक मिलने पर गारगोयल से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत मरे हुए प्राणी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिना बुरी तरह पिटे बचने के लिए या तो उसे उच्च श्रेणी का अनडेड होना चाहिए या फिर लेवल 21 का 3 सितारा दुर्लभ रैंक 1 होना चाहिए।
घर लौटने के बारे में माइकल ने बूढ़े लियू की हत्या के इरादे वाली टिप्पणी सुनने के बाद पुनर्विचार किया। उसे लगा कि आम लोग इस पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसलिए उसने अपनी वापसी को स्थगित करने का फैसला किया। उसने इस बारे में आंटी मिया को मैसेज किया था और उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तुरंत उसे फोन कर दिया। क्या इस महिला को काम में व्यस्त नहीं होना चाहिए था? जब उसने स्पष्ट रूप से समझाया कि उसे कुछ काम निपटाना है तो आंटी मिया ने वैसा गुस्सा नहीं दिखाया जैसा उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय उन्होंने बस उसे कई बार अपना ख्याल रखने के लिए कहा। माइकल उसकी आवाज में हल्की सी उदासी सुन सकता था, जिससे उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ, लेकिन साथ ही कुछ हद तक राहत भी मिली। दुर्भाग्यवश इसका मतलब यह था कि वह आज उसके हाथ के बने खाने का आनंद नहीं ले पाएगा। जाहिर है उसके चचेरे भाई को इसके बजाय एक अच्छा भोजन मिलने वाला था। साम्राज्य। माइकल जानता था कि वह लड़की उसके हिस्से को कभी बर्बाद नहीं होने देगी, खासकर जब बात जानवर के मांस की हो। ट्रेड सेंटर में माइकल का एक और उद्देश्य था, यह उसके विकास बिंदुओं से संबंधित था। माइकल उन सभी चीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता था जो उसे इन बिंदुओं को प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। उसे विश्वास नहीं था कि विकास अंक बढ़ाने के केवल कुछ ही सीमित तरीके हैं। उन्हें लगता था कि दैनिक रूप से उनके पुनः सक्रिय होने का इंतजार करने या आत्मा क्रिस्टल को अवशोषित करने के अलावा भी अन्य तरीके होने चाहिए। माइकल का अपने विकास बिंदुओं के बारे में सिद्धांत ये था कि वे उसकी प्रतिभा द्वारा अवशोषित आत्मा ऊर्जा के अतिप्रवाह से उत्पन्न हुए थे, जो उसने स्वयं और उसके मृत साथियों से प्राप्त की थी। इससे उसे अन्वेषण के लिए एक संभावित दिशा मिली। अगर उसे ऐसी वस्तुएं मिल जाएं जिनसे आत्मा की ऊर्जा को पुनः प्राप्त या बढ़ाया जा सके तो क्या उसके विकास अंक भी बढ़ जाएंगे। मामला चाहे जो भी हो, ये स्पिरिट क्रिस्टल पर निर्भर रहने की तुलना में अधिक किफायती होना चाहिए था। न केवल ये सस्ता होना चाहिए था, बल्कि इतना कुशल भी होना चाहिए था कि निवेश सार्थक हो। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एज द नॉवल FINAT वेबसाइट खोजें। कुछ ही देर में माइकल ट्रेड सेंटर पहुंच गया, जहां उसे एक छोटा सा आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई वह आदमी नहीं था जिसे उसने 1 घंटे पहले देखा था, बल्कि कल वाला वही निशानों से भरा आदमी था। माइकल इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह आदमी उसे थोड़ा डराता था। शुभ दोपहर, माइकल ने पास आते हुए अभिवादन किया। शुभ दोपहर, आपको क्या चाहिए? उस दागदार आदमी ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसके लहजे और हावभाव में कोई पहचान नहीं थी, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया क्योंकि वह सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं यहाँ राक्षसों के शव बेचने और कुछ सामान खरीदने आया हूँ। शवों की संख्या काफी ज्यादा है, माइकल ने समझाया। मैं समझ गया, उस आदमी ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए बुदबुदाया और फिर पूछा, किस तरह का राक्षस? गोब्लिन, माइकल ने जवाब दिया और देखा कि उस दागदार आदमी की आंखों में हल्की सी दिलचस्पी पल भर में गायब हो गई। लेकिन फिर माइकल ने कहा, मेरे पास यहाँ लगभग 300 लाशें हैं। आप क्या? जब से वे मिले थे तब से पहली बार उस आदमी के चेहरे पर एक अलग भाव दिखाई दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। माइकल को थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। आखिरकार उसने उस जख्मी आदमी के कठोर व्यवहार को तोड़ दिया था। उसे लगा कि उनकी दुनिया में गोबलिनों का लगभग नरसंहार करना सार्थक था, न केवल आय के लिए बल्कि इस प्रतिक्रिया के लिए भी। हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मुझे इस आदमी के चेहरे के भाव बदलने की परवाह क्यों है? माइकल के पास आगे सोचने का समय नहीं था, क्योंकि सदमे से उबर चुके उस व्यक्ति ने आखिरकार बोलना शुरू किया। क्या तुमने खुद उनका शिकार किया? उस निशान वाले आदमी ने पूछा। किसी कारणवश माइकल ने गौर किया कि उसकी आवाज पहले से कम ठंडी लग रही थी। हाँ, मैं आज गोब्लिन की दुनिया में गया था और मैंने उन्हें लगभग खत्म कर दिया, माइकल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। जब वह बोल रहा था तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही हिंसक हो गया था। नहीं, वे तो बस अनुभव और पैसा थे। उन्हें मारना कोई पाप नहीं है, माइकल ने दृढ़ता से खुद से कहा। यहाँ समस्या मैं नहीं हूँ। हैरानी की बात यह है कि उस निशान वाले व्यक्ति के मन में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे थे। उसने हल्की सी हंसी भी हंसी, जिससे माइकल चौंक गया। ये तो बहुत बढ़िया है। हमारे फेडरेशन के युवाओं को ऐसा ही होना चाहिए। दबंग। माइकल को यह स्पष्ट आभास हुआ कि अगर वह थोड़ा और पास खड़ा होता तो शायद वह आदमी उसे कंधे पर थपथपा देता। शुक्र है, अपना बयान देने के बाद उस निशान वाले आदमी ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वह थोड़ा ज्यादा दयालु लग रहा था। मेरे पीछे आओ, हमें शवों की गुणवत्ता की जांच करनी है और कीमत तय करनी है। हालांकि माइकल को उस दागदार व्यक्ति का मिलनसार व्यवहार थोड़ा अपरिचित लगा, लेकिन वह जल्दी ही उसके अनुकूल हो गया। वे इस बार किसी भी दरवाजे को पार किए बिना कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, जब तक कि वे एक सीढ़ी तक नहीं पहुंच गए जो एक अच्छी रोशनी वाले भूमिगत स्थान की ओर जाती थी। वह स्थान आश्चर्यजनक रूप से विशाल था, या यूं कहें कि सुपर हीरोज एसोसिएशन की शाखा ही बहुत विशाल थी। अगर यह सिर्फ एक शाखा थी तो माइकल ये सोचे बिना नहीं रह सका कि मुख्यालय कितना बड़ा होगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। उस निशान वाले व्यक्ति की देखरेख में माइकल ने उन जिन के शवों को बुलाना शुरू किया जिन्हें उसने और उसके साथियों ने मारा था। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसे अपने मूल चिन्ह के माध्यम से शवों को उत्पत्ति भूमि से वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित करना था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कई चरण शामिल थे। जब तक उस जख्मी आदमी ने शवों का जायजा लेना खत्म किया तब तक लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। हालांकि नतीजों से माइकल बेहद खुश हो गया। $100,000। माइकल भावनाओं से अभिभूत हो गया। $1,00,000। बीते समय में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन में इतना कमा सकता है। यहाँ तक कि वर्तमान में भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोब्लिन इतनी बड़ी रकम दिला सकते हैं। यह माइकल की सोची समझी रणनीति का नतीजा था, जिसके तहत वह शवों को सही सलामत पहुंचाता था।
उसने बड़ी मात्रा में शव बेचे। प्रत्येक गोब्लिन शव की औसत कीमत कम से कम $300 थी और इस वजह से उसकी कमाई जल्दी ही बढ़ गई। अगर वे अपनी पूरी क्षमता के चरम पर होते तो ये राशि थोड़ी अधिक हो सकती थी। अधिकांश गोब्लिन तो चौथे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए। मुझे लगता है तुमने इन राक्षसों को किसी भले जैसे हथियार से मारा है, उस जख्मी आदमी ने कहा। लेकिन एक ही बार में मार देना भी तुम्हारी अनुभवहीनता को दर्शाता है। अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरा सुझाव है कि तुम भाला चलाने की तकनीक की पुस्तिका और उसके साथ एक अच्छा हथियार खरीद लो। बेशक ये सिर्फ सलाह है। धन्यवाद, माइकल ने गंभीरता से उत्तर दिया। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि वह व्यक्ति केवल शवों की जांच करके कितना कुछ अनुमान लगा सकता है। जैसा कि उसे संदेह था, ये निशानों से भरा व्यक्ति संभवतः एक विशेषज्ञ था। सुझाव के बारे में माइकल ने इसे आजमाने का फैसला किया। बिना मार्गदर्शन के इधर उधर भटकने की बजाय मैनुअल के साथ प्रशिक्षण लेना कहीं बेहतर लग रहा था। शायद वह भाला चलाने का कौशल भी हासिल कर ले। घावों से ग्रसित उस व्यक्ति का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। साथ ही खुद को चुनौती देना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हत्या के पागलपन में खो सकते हैं या इससे भी बुरा शैतानी रूप धारण कर सकते हैं। अब खुद को देखो, क्या अब आपको बेहतर महसूस नहीं हो रहा? माइकल स्तब्ध होकर रुक गया। हालांकि उस आदमी ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा था, लेकिन संभवतः वह उसी हत्या के इरादे का जिक्र कर रहा था जिसका जिक्र बूढ़े लियो ने पहले किया था। उसने उस घाव वाले व्यक्ति के सुझाव के अनुसार अंतर्मन पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ देखा। साम्राज्य से जुड़ी कहानियों को जाने। उसके विचार शांत और स्पष्ट महसूस हो रहे थे। इसे शब्दों में बयान करना कठिन है, लेकिन उसका मन घंटों पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी हत्या करने की मंशा कम हो रही है? माइकल ने सोचा। फिर भी उसने उस घायल व्यक्ति को धन्यवाद दिया। किसी कारणवश आज दो लोगों ने उसकी मदद करने के लिए विशेष प्रयास किया था और माइकल वास्तव में उनका आभारी था। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी सद्भावना का स्रोत भी वही थे। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। कोई आएगा और लाशों का निपटारा कर देगा, उस दागदार आदमी ने माइकल से कहा और दीवार पर लगे पहिए जैसे नियंत्रक के पास जाकर उसे घुमाया। देखते ही देखते कमरा और भी ठंडा हो गया। कमरा पहले से ही ठंडा था, इसीलिए शवों से कोई गंध नहीं आ रही थी, लेकिन अब तापमान और भी तेजी से गिर गया। माइकल ने अनुमान लगाया कि यह उतना ही ठंडा था जितना कि वह भंडारगृह जहां उसे पहले ले जाया गया था, एक ऐसा तापमान जो शवों को संरक्षित करने के लिए एकदम सही था। कूलर को ठीक करने के बाद उस निशान वाले आदमी ने माइकल को कमरे से बाहर निकाला। वे तेजी से आगे बढ़े और ट्रेड सेंटर के सामने पहुंच गए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? मुझे याद है आपने कहा था कि आप कुछ खरीदने आए हैं, उस निशान वाले आदमी ने पूछा। हाँ, माइकल ने उत्तर दिया। आप क्या ढूंढ रहे हैं? उस आदमी ने फिर पूछा। चलिए भाले के उपयोग की विधि से शुरुआत करते हैं। क्या आपके पास यहाँ ऐसी कोई विधि है? माइकल का अनुरोध सुनकर घावों से ग्रसित व्यक्ति एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे पास कुछ सुझाव हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या आप मुझसे एक और सलाह सुनने को तैयार हैं? उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलेट नेट वेबसाइट खोजें। क्या माइकल तैयार था? बिल्कुल, वो तैयार था। हालांकि उसे उस निशान वाले आदमी का सटीक पद पता नहीं था। माइकल को लगा कि वह कम से कम कमांडर स्तर का होगा, जो साधना प्रणाली में तीसरे पद के बराबर है। ये संख्या और भी अधिक हो सकती थी क्योंकि घावों से ग्रसित व्यक्ति का व्यक्तित्व बूढ़े लियो से कहीं अधिक प्रभावशाली था। हालांकि अनुभवहीन माइकल किसी नतीजे पर पहुंचने से हिचकिचा रहा था। बहरहाल वर्तमान माइकल के लिए वह दागदार व्यक्ति और बूढ़ा लियो दोनों ही सुनने लायक शख्सियतें थीं। कृपया मुझे सलाह दीजिए सीनियर, माइकल ने एक जूनियर की भूमिका निभाते हुए सहज भाव से कहा। उसके अवचेतन मन पर कई बार ऐसे मंचों पर पढ़ने का प्रभाव पड़ा था जहां उच्च पदस्थ सदस्यों को सीनियर और निम्न पदस्थ सदस्यों को जूनियर कहकर संबोधित किया जाता था, और इसी प्रभाव ने उसके इस सम्मानजनक उत्तर को आकार दिया था। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे टीचर ब्रान ही कहो, उस निशान वाले आदमी ने कहा। अजीब बात यह है कि जब ब्रान ने बोलना शुरू किया और खुद को एक शिक्षक के रूप में पेश किया तो यह बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा। ऐसा लगा मानो वह बस अपने बारे में एक तथ्य बता रहा हो। हालांकि माइकल इस बात से असमंजस में था कि उस निशान वाले आदमी ने अचानक अपना नाम क्यों बताया, और वह भी ऐसे नाम में जिसमें शिक्षक शब्द शामिल था। फिर भी उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कृपया मुझे सलाह दीजिए शिक्षक ब्रान, माइकल ने कहा। उसका लहजा पहले की तरह ही उत्साहपूर्ण था। अच्छा, ब्रान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और आगे बोला। अभी आपको भाला चलाने की उन्नत तकनीकों की नहीं, बल्कि बुनियादी सिद्धांतों की मजबूत समझ की आवश्यकता है। भाला चलाने की मूल बातें समझने के बाद ही आप इस मार्ग पर सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से एक जागृत व्यक्ति के रूप में। हालांकि मैं आपके बारे में सब कुछ जानने का दावा नहीं करता, मैं इतना जरूर जानता हूं कि कौशल को पूरी तरह समझने पर ही आपकी प्रगति सबसे अच्छी होती है। इसलिए अधिक जटिल तकनीकों में उतरने से पहले बुनियादी बातों में महारत हासिल करें, और बुनियादी बातों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि वे सरल या कमजोर लगती हैं। अंततः सबसे उन्नत तकनीकें भी बुनियादी चालों का ही संयोजन होती हैं। इसे मुक्केबाजी की तरह समझें, एक अपरकट, एक जैब, एक साइड पंच, ये सभी सिर्फ मुक्के हैं, लेकिन जब इन्हें सही ढंग से अंजाम दिया जाता है तो ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होते हैं। ब्रान की व्याख्या सुनकर माइकल को ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। साथ ही इससे ब्रान के बारे में उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। शायद वह सचमुच एक शिक्षक है, माइकल ने सोचा। उनकी कही हर बात समझने में सरल है, फिर भी इतनी गहरी है कि नए दृष्टिकोण खुल जाते हैं। ब्रान की सलाह से माइकल खुश तो हुआ, लेकिन इससे अकादमी में प्रवेश करने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। ब्रान की एक सलाह ने भाला चलाने के संबंध में उसकी योजनाओं को पहले ही स्पष्ट और पुख्ता कर दिया था।
वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अकादमी उसके भविष्य में कितना योगदान दे सकती है। हालांकि माइकल को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि उसकी प्रतिभा उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने में मदद करेगी, लेकिन वह जानता था कि अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले संरचित मार्गदर्शन के बिना सत्ता का मार्ग संभवतः दोगुना कठिन होगा। इससे उसे अपने प्रधानाचार्य द्वारा कही गई एक बात याद आ गई। हालांकि अकेले साधना करना संभव है, लेकिन अनगिनत पूर्वजों के प्रयासों द्वारा निर्धारित आसान मार्ग को नजरअंदाज करना मूर्खता है, जिससे यात्रा सुगम और कम कष्टदायक हो जाती है। ज्ञान के अलावा एक अकादमी माइकल को ऐसे संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगी जो वह आसानी से खुद नहीं पा सकता था, जैसे कि मरे हुए लोगों को बुलाने के अनुष्ठान। उदाहरण के लिए, साम्राज्य से जुड़ी कहानियां पढ़ना जारी रखें। तो फिर क्या कोई ऐसी नियमावली है जो भले चलाने की बुनियादी तकनीक सिखाती हो, सीनियर? माइकल ने पूछा। हम है, ब्रान ने जवाब दिया, लेकिन आपको इसे यहाँ से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप फोरम स्टोर से इसका पीडीएफ संस्करण खरीद सकते हैं। पीडीएफ? माइकल दंग रह गया। हाँ, इसमें क्या बुराई है? कुछ नहीं, माइकल हकलाते हुए बोला। सच कहूं तो माइकल को उम्मीद थी कि इस तरह की नियमावली केवल भौतिक रूप में ही मौजूद होगी, लेकिन एक आभासी संस्करण, मार्शल आर्ट के प्रति सम्मान कहाँ गया? गंभीरता कहाँ गई? क्या अब इनमें से किसी बात का कोई महत्व नहीं रह गया था? क्या प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो गई थी कि उसने परंपरा और भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था? जब उसके दिमाग में निरर्थक विचारों का सैलाब उमड़ रहा था, तो माइकल ने खुद को संभाला और फिर से बोलना शुरू किया। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, शिक्षक ब्रान। कोई बात नहीं, अब जब मैनुअल तैयार हो गया है, तो क्या आपको कुछ और चाहिए, या मैं आपके पैसे आपको ट्रांसफर कर दूं? दरअसल मैं कुछ और पाना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो स्पिरिट क्रिस्टल के प्रभाव का विकल्प बन सके, विशेष रूप से ऐसा कुछ जो आत्मा को प्रभावित करे या उसे बढ़ाए या पुनर्स्थापित करे। हम, ब्रान ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। दूसरे के लिए आत्मा को बढ़ाने या पुनर्जीवित करने वाली वस्तुएं इस शाखा में मौजूद नहीं है, लेकिन पहले के लिए एक ऐसी वस्तु है जो स्पिरिट क्रिस्टल के प्रभाव का विकल्प बन सकती है और आत्मा की ऊर्जा को भी पुनर्जीवित कर सकती है। क्या बात है, महोदय? माइकल ने उत्साह से भरी आवाज में पूछा। इसे स्पिरिट सोर्स लिक्विड कहते हैं। इसे स्पिरिट क्रिस्टल के पाउडर को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यह साधना की प्रभावशीलता को कई दिनों तक 3 गुना बढ़ा सकता है और इसकी कीमत लगभग माना क्रिस्टल के बराबर यानी $4500 है। इसका उपयोग मुख्य रूप से नाइट अप्रेंटिस और रैंक एक नाइट करते हैं। रैंक एक मैजिस के लिए यह उनकी आत्मा ऊर्जा का 20% तक पुनः प्राप्त कर सकता है। हालांकि मैजिस इसका उपयोग शायद ही कभी करते हैं, क्योंकि आत्मा ऊर्जा की आवश्यकता वाले मंत्र आमतौर पर उस रैंक पर उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। जब यह माना स्टोन जितना ही प्रभावी है, तो इसकी कीमत माना क्रिस्टल के बराबर क्यों है? माइकल ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना स्टोन की तुलना में आसानी से अवशोषित हो जाता है, ब्रान ने समझाया। माना स्टोन में अशुद्धियां होती हैं, इसलिए उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में समय और मेहनत लगती है। दूसरी ओर स्पिरिट सोर्स लिक्विड तुरंत काम करता है, आपको बस इसे पीना होता है और इसका असर तुरंत शुरू हो जाता है। ये सुनकर माइकल को आखिरकार बात समझ आ गई। हालांकि उसकी मुख्य चिंता साधना नहीं थी, बल्कि यह थी कि क्या ये तरल पदार्थ विकासन प्राप्त करने में प्रभावी होगा और यह कितना कारगर साबित होगा। क्या आप कृपया मेरे देखने के लिए एक ला सकते हैं? माइकल ने विनम्रता से पूछा। जरूर, ब्रान ने जवाब दिया। लेकिन आपको बता दूं, हमारे पास यहाँ अलग अलग ग्रेड हैं। एक ग्रेड कल्टीवेटर अप्रेंटिस और रैंक 1 कल्टीवेटर्स के लिए है और दूसरा रैंक 2 कल्टीवेटर्स के लिए। दोनों के प्रभाव एक जैसे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा उसे उतने ही शक्तिशाली संसाधन की आवश्यकता होगी और लागत भी उतनी ही अधिक होगी। रैंक 2 वाला संस्करण थोड़ा महंगा है, जिसकी कीमत $7000 है। माइकल ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। तो कृपया मुझे इनमें से एक एक चीज देखने के लिए ला दें। दोनों कीमतें एक अनरंकित स्पिरिट क्रिस्टल से सस्ती थीं, लेकिन माइकल को अभी भी ये पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि क्या ये तरल पदार्थ उसकी प्रतिभा के लिए प्रभावी थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसे विकासन हासिल करने में कितनी अच्छी तरह और क्या मदद कर सकते थे। माइकल का अनुरोध सुनने के बाद ब्रान एक तरफ हट गया और नीले तरल से भरी कई पारदर्शी बोतलें निकालकर काउंटर पर रख दी। इस तरफ ब्रान ने इशारा करते हुए कहा, वह स्पिरिट सोर्स लिक्विड है जो प्रशिक्षुओं और उनसे ऊपर के रैंक के लिए काम करता है, और इस तरफ वह है जो रैंक 2 के साधकों के लिए प्रभावी है। और यह मत पूछो कि मैं कई बोतलें क्यों लाया हूं, तुम शायद अपनी उन आंखों का इस्तेमाल करके ये पता लगाओगे कि कौन सी बेहतर है। तो इन्हें देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं और ले आऊंगा। अगर तुम एक भी बोतल खरीदने का इरादा नहीं रखते तो मैं अतिरिक्त बोतलें लाने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। ब्रान के सीधे साधे शब्दों ने माइकल को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि वे बिल्कुल सच थे। माइकल का इरादा तरल पदार्थों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए डिटेक्ट का उपयोग करने का था, और अगर उसे कोई बेहतर तरल पदार्थ मिलता तो वह और मांग लेता। सौभाग्य से ब्रान ने उसके इरादों को दूर से ही भांप लिया था, और समय बर्बाद किए बिना माइकल ने अपने सामने प्रदर्शित बोतलों पर डिटेक्ट सक्रिय कर दिया। अनरेटेड स्पिरिट सोर्स लिक्विड, रैंक कॉमन, इसका एक रैंक है। माइकल ने उत्साह से सोचा, अगर तरल पदार्थ का कोई रैंक है तो इसका मतलब है कि बेहतर गुणवत्ता वाले संस्करण मिलने की संभावना है। अन्य बोतलों की जांच करने के बाद माइकल को आखिरकार एक बोतल मिल ही गई। अनरेटेड स्पिरिट सोर्स लिक्विड, रैंक सामान्य। हालांकि यह उच्च गुणवत्ता केवल रैंक 2 के किसानों के लिए प्रभावी तरल की बोतलों में ही पाई गई। माइकल ने कहा, तो पैनल के लिए ये सभी बिना रैंकिंग वाली वस्तुएं हैं। हालांकि ये बात तर्कसंगत थी। ये तरल पदार्थ बिना रैंकिंग वाले स्पिरिट क्रिस्टल से कहीं घटिया थे, इसलिए जब तक इनमें कोई खास बात न हो तब तक इन्हें उच्च रैंकिंग देना समझ में नहीं आता। फिर भी यह माइकल की मुख्य चिंता नहीं थी। अंततः सच्चाई का क्षण आ गया था।
क्या स्पिरिट सोर्स लिक्विड का उसकी प्रतिभा पर कोई प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे उसके विकास अंक बढ़ेंगे? ब्रान की संदेह भरी निगाहों के बीच माइकल ने घबराकर सबसे उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट सोर्स लिक्विड उठाया, ढक्कन खोला और एक ही घूंट में सारा तरल पी गया। 1 सेकंड बीत गया, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जोड़ 1 विकास बिंदु। माइकल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ऐसी किसी घटना की उम्मीद की थी, लेकिन अब जब ये हो चुका था तो वह एकदम जम गया था, तुरंत प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। माइकल के अजीब व्यवहार को देखकर ब्रान ने बोलना शुरू किया। क्या कोई बात है? उसने पूछा। माइकल ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं है, उसने सवाल को टालते हुए जवाब दिया। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने बेहतर गुणवत्ता वाले तरल पदार्थ की एक और बोतल उठाई और उसे पी गया। ब्रान की निगाहें ठहर गईं, शक गहराता चला गया, लेकिन माइकल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे यह पक्का करना था कि उसे वाकई एक इवोल्यूशन पॉइंट मिला है या नहीं। वह जानता था कि मिला है। एक अतिरिक्त इवोल्यूशन पॉइंट की पुष्टि करने वाला नोटिफिकेशन पैनल उसकी आंखों के सामने चमक उठा था। लेकिन एक बार देखना काफी नहीं था, उसे तसल्ली चाहिए थी, एक और पुष्टि। बिना किसी झिझक के माइकल ने तरल पदार्थ की बोतल का ढक्कन खोला और उसे पी गया। स्वाद कड़वा था, लेकिन ये सोचकर कि यह विकास के लिए एक और स्रोत हो सकता है, उसे थोड़ा मीठा सा लगा। जोड़ 2 विकास अंक, ये काम करता है। माइकल खुशी से उछलने को बेताब था, लेकिन अंत में उसने खुद पर काबू पा लिया। हालांकि अभी अभी सामने आया पैनल उसे हैरान कर गया। पिछली बोतल से उसे केवल एक ही विकास अंक मिला था, लेकिन इस बार उसे 2 विकास अंक क्यों मिले? थोड़ा असमंजस में पढ़कर माइकल ने अपनी नजर 3 सितारों से नीचे रखे स्पिरिट सोर्स लिक्विड्स पर डाली। जाहिर है उसने 1 स्टार वाली बोतलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब उसने स्रोत तरल पदार्थों का अध्ययन किया और अभी अभी सेवन किए गए 2 तरल पदार्थों के विकास बिंदुओं में पाई गई असंगति पर विचार किया, तो उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए उसे अपने सिद्धांत का परीक्षण करना आवश्यक था। हालांकि माइकल के पास बहुत पैसा था, लेकिन इस तरह के प्रयोगों पर खर्च करना मितव्ययी नहीं था। फिर भी ये स्थिति अलग थी, ये सीधे उसकी प्रतिभा से जुड़ी थी। यदि अधिक पैसा खर्च करने से उसे विकास के अंक प्राप्त करने या किसी प्रवृत्ति का पता लगाने में मदद मिल सकती थी, तो ये हर पैसे के लायक था। माइकल के लिए उसकी प्रतिभा के प्रभाव की तुलना में पैसा कुछ भी नहीं खरीद सकता था। वह पैसे को एक सामान्य साधन, अपनी उन्नति को गति देने वाले संसाधन के रूप में देखने लगा था। फिलहाल इसका यही एकमात्र उपयोग था और यही कारण था कि इसका होना अभी भी महत्वपूर्ण था। इसी सोच के साथ माइकल ने 2 सितारा सामान्य श्रेणी के 3 स्रोत तरल पदार्थों का चयन किया और उन्हें एक एक करके पीना शुरू कर दिया। पहली बोतल, कुछ नहीं, क्या मैं गलत हूं? माइकल ने सोचा। एक पल के लिए उसे अपने संदेह पर शक हुआ, लेकिन यह तो सिर्फ पहली कोशिश थी, अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। खाली बोतल को एक तरफ रखकर माइकल ने दूसरे स्रोत के तरल पदार्थ की ओर हाथ बढ़ाया। इस बार उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमकी, एक और विकास बिंदु। उसके भीतर उत्साह का ज्वार उमड़ पड़ा। दुर्भाग्यवश तीसरी बोतल से कुछ भी नहीं निकला, जिससे माइकल के मन में मिलीजुली भावनाएं उत्पन्न हुई। हालांकि उनके मौजूदा अनुभव ने उन्हें अपने संदेह पर थोड़ा यकीन करने पर मजबूर कर दिया। एक ही स्टार रेटिंग के भीतर भी अंतर होते हैं, माइकल ने सोचा, और यह बात तर्कसंगत भी थी। 2 सितारा स्रोत तरल पदार्थों में से जिनसे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वे संभवतः निम्न स्तर के थे, जो मुश्किल से 2 सितारा सीमा को पूरा करते थे। वहीं जिससे उसे विकास बिंदु प्राप्त हुआ, वह संभवतः 3 सितारा स्तर के करीब था, जो उसे उत्कृष्ट बनाता है। इससे उन 3 सितारा स्रोत वाली शराबों में मौजूद भिन्नता का भी पता चलता है जिनका उन्होंने पहले सेवन किया था। उनमें से एक घटिया थी, जबकि दूसरी या तो मानक थी या उत्कृष्ट। फिर भी ये स्पष्ट था कि 3 सितारा स्रोत तरल पदार्थ कुल मिलाकर बेहतर निवेश थे। कम से कम वे अधिकांश समय एक विकास बिंदु की गारंटी देते प्रतीत होते थे। क्या तुम ठीक हो बेटा? कहीं ये बहुत ज्यादा न ले लो, कहीं तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ब्रान की आवाज ने माइकल के विचारों को तोड़ते हुए उसे वर्तमान में वापस ला दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है टीचर ब्रान, उन तरल पदार्थों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, माइकल ने लापरवाही से कहा और बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए चिंता को टाल दिया। फिर उसने आगे कहा, और क्या आप मुझे चुनने के लिए अपना और स्टॉक ला सकते हैं? ब्रान कुछ देर रुका और चुप रहा। ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि इन सबको इधर उधर ले जाना कितना झंझट भरा काम है। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक अवेकन हैं और क्योंकि अभी मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोबलफायर नेट वेबसाइट खोजें। धन्यवाद शिक्षक ब्रान। माइकल ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। वह उस व्यक्ति की निराशा को समझता था। माइकल को तो ये सोचकर ही चिढ़ हो रही थी कि कोई उससे कई कप दूध लाने को कहे, फिर उनमें से कुछ निकालकर वापस कर दे। खुद लाना ज्यादा अच्छा होता। दुर्भाग्य से वह खुद दूध लाने नहीं जा सकता था। अच्छी बात यह थी कि ब्रान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। जब ब्रान एक कोने से और अधिक स्पिरिट सोर्स लिक्विड लाने गया, तो माइकल ने अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित किया और अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। स्थिति: नाम माइकल नॉमन, वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु, स्तर 9, एक्सपायरी 112/2000, शक्ति 7.312 कैरेट, फुर्ती 13.12 कैरेट, संविधान 8.91.2 कैरेट, बुद्धि 34.34, 0 कैरेट, विशेषता अंक 24, कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी निशाना लगाना, इंद्रियों को साझा करना, प्रतिभा अनंत विकास, क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 10/18, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। वह अपनी प्रगति की पुष्टि करने के लिए उत्सुकता से तुरंत टैलेंट सेक्शन में चला गया। प्रतिभा अनंत विकास, विकास अंक 15,
विकसित होने योग्य। लकी एंडेड वर्डेंट वुल्फ लेवल 11 विकास अंक पर्याप्त है, विकसित नहीं हो सकता। राजकुमार अमर हरा भेड़िया स्तर 11 विकास अंक पर्याप्त है, विकसित नहीं हो सकता। अमर वन भेड़िया स्तर 5 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अनडेड गोब्लिन लेवल 5 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। एम्पायर पर और भी बहुत कुछ अनुभव करें। दरार से निकलने के बाद से माइकल को 4 और एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे। ये देखने में भले ही कम लगे, लेकिन महत्वपूर्ण थे। सिर्फ 1 और पॉइंट मिलने से वो 3 स्टार वाले सामान्य रैंक के एंडेड को रेयर रैंक में विकसित कर सकता था, और 2 और पॉइंट्स मिलने से 1 स्टार वाले सामान्य रैंक के जीव को रेयर रैंक में अपग्रेड कर सकता था। 4 एवोल्यूशन पॉइंट्स बहुत बड़ी बात थी। माइकल खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी निराशा भी झलक रही थी। समस्या यह नहीं थी कि वह अभी पैसे खर्च करने से हिचकिचा रहा था, समस्या ये थी कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मुझे अभी और शिकार करना है। माइकल ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में हत्या की मंशा की एक झलक दिखाई दी। खैर, इसके बाद माइकल ने पहले ही और भी बेहतरीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का फैसला कर लिया था। जैसे जैसे उसके कार्यों की सूची बढ़ती गई, वह भरे बिना नहीं रह सका। अपने मरे हुए प्राणियों का विकास कर रहा है। अपनी और उनकी खुद की ताकत बढ़ाकर वे अंततः उत्पत्ति की भूमि का पता लगाने के लिए निकल पड़े। पैसा कमाने के लिए आयामी दरारों में प्रवेश करना, जो अब उसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए विकास अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। यह सब कुछ बहुत भारी लग रहा था, लेकिन माइकल जानता था कि उसे हर एक काम से निपटना होगा। लकी, ओह लकी, तुम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम्हारे पिताजी और ज्यादा ड्रग्स खरीद सके। माइकल ने गोबलिन के शवों को एसोसिएशन को बेचकर कुल $100,000 कमाए। सच तो यह है कि वास्तविक राशि कुछ $100 कम थी, लेकिन ब्रांड ने इसे अपने लिए पूरे $1,00,000 तक पूर्णांकित कर दिया था। इस पर माइकल ने कोई खास सराहना व्यक्त नहीं की। एक अकेले गोबलिन के शव की कीमत $1,000 थी, इसलिए असल में माइकल ने संस्था को प्राप्त राशि से कम दोगुनी राशि दान कर दी थी। ऐसे में ब्रांड का ये प्रयास उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। जब ब्रांड लौटा तो उन दोनों ने स्पिरिट सोर्स लिक्विड्स का चयन शुरू किया। सौभाग्य से ब्रांड का धैर्य जैसे जैसे खत्म होता गया और वह उसे विदा करने के लिए तैयार था, माइकल ने 10 और एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल कर लिए। खरीदी गई वस्तुओं में 5 बोतलें शामिल थी जिनका उपयोग उन्होंने पहले किया था, जिनकी कुल लागत $24,000 थी। 3 बोतलें $3,500 प्रत्येक की और 2 बोतलें $7,000 प्रत्येक की थीं। इसके अलावा माइकल ने 10 और बोतलों पर $70,000 खर्च किए। जब तक उसका खर्च पूरा हुआ, आज उसने जो $100,000 कमाए थे, उसमें से केवल $6,000 से थोड़ा अधिक ही बचे थे। देखते ही देखते माइकल एक अमीर युवक से लगभग कंगाल हो गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस तरह से हालात चल रहे थे, उसे शक था कि यह सिलसिला जल्द ही बदलेगा, बल्कि उसे संदेह था कि भविष्य में उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। एक और बात यह थी कि माइकल ने अपने पास मौजूद सभी शवों को नहीं बेचा। उसने उनमें से 15 को बाद में पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए अपने पास रख लिया। ब्रांड को अलविदा कहने के बाद, जिसने पहले से कुछ ही अधिक शालीनता से जवाब दिया, माइकल रिसेप्शनिस्ट के पास गया। उसने उससे चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ अभिवादन किया। संक्षिप्त चर्चा के बाद माइकल ने अगले 2 दिनों के लिए आयामी दरारों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के एक कठिन कार्यक्रम की बुकिंग कर ली। हालांकि उसे इस दौरान अन्य टीमों के साथ काम करना पड़ता, लेकिन पैसा कमाना और अनुभव हासिल करना उसके लिए महत्वपूर्ण था। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। अपनी हत्या करने की मंशा के दुष्परिणामों के बारे में माइकल ने स्वयं स्वीकार किया कि वह बस कुछ समय के लिए विराम लेना चाहता था, हत्या करना बंद करना चाहता था और कुछ देर के लिए शांत रहना चाहता था। लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे यह सुविधा नहीं देती थीं। अब उसके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता आयामी दरारें ही थीं। उत्पत्ति की भूमि का ज्वलंत मुद्दा और अवेकनर अकादमी में प्रवेश के लिए उनकी योग्यताओं की कमी के बीच माइकल के पास चीजों को धीरे धीरे करने का कोई विकल्प नहीं था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि सब कुछ अच्छा हो, परिस्थितियों के अनुसार ढलता रहे और प्रार्थना करे कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाए। एसोसिएशन के साथ अपना काम खत्म करने के बाद माइकल इमारत से बाहर निकल गया। इस बार उन्होंने टैक्सी नहीं ली, क्योंकि उनका घर जाने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने आसपास के किसी होटल को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें थोड़ा समय लगा, और जब तक माइकल ने आखिरकार एक कमरा बुक किया, तब तक एसोसिएशन से निकले हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। देरी का एक कारण ये भी था कि वह न केवल एसोसिएशन के पास एक होटल की तलाश कर रहा था, बल्कि एक ऐसा होटल भी ढूंढ रहा था जो आराम का वादा करता हो। दिन भर शिकार करने के बाद आखिरी चीज जो वह चाहता था वह थी पड़ोस में शोर मचा रहे 2 कुत्तों से निपटना। उसे डर था कि कहीं वह अपना आपा न खो दे और कोई पागलपन भरा काम न कर बैठे। ये सच है कि अगर माइकल ने अपने फोन का इस्तेमाल किया होता तो उसे होटल बहुत जल्दी मिल जाता, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका था। वह एक पुराना फोन था, और चूंकि उसने गोब्लिन की दुनिया में समय देखने के लिए उसका बहुत इस्तेमाल किया था, इसलिए एसोसिएशन पहुंचने तक उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। सौभाग्य से उसने जिस होटल को चुना था उसमें एक कमरा था जिसमें कई चार्जिंग केबल मौजूद थे, इसलिए माइकल ने कमरे में पहुंचते ही अपना फोन चार्जिंग पर लगा दिया। होटल के बाथरूम में जल्दी से नहाकर तरोताजा होने के बाद माइकल ने अपनी चेतना को उत्पत्ति की भूमि से जोड़ा। दूसरी दुनिया में हरी आंखों की एक जोड़ी खुली। वास्तविक दुनिया में शाम हो चुकी थी, लेकिन उत्पत्ति की भूमि में दोपहर थी। माइकल जिस परित्यक्त छात्रावास में रहता था उसमें अभी भी उसके द्वारा छोड़े गए शवों की हल्की दुर्गंध थी, लेकिन शुक्र है कि वह गंध धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ भी शुरू करने से पहले माइकल ने अपने शरीर को ऊर्जापूर्वक दिया, जो उसके पास बचा हुआ आखिरी सप्लीमेंट था। हालांकि उसके शरीर को भूख नहीं लग रही थी, फिर भी उसने सोचा कि उसे भूखा रखना ठीक नहीं होगा।
उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि उसके शरीर ने 3 दिनों से कोई ठोस भोजन नहीं खाया था। अपना पेट भरने के बाद माइकल ने उत्सुकता से एसोसिएशन से खरीदी गई सभी 10 बोतलें तरल पदार्थ निकाली और उन्हें एक एक करके पीना शुरू कर दिया। 5वीं बोतल तक आते आते माइकल को कड़वे स्वाद की आदत हो गई थी, लेकिन उसके पेट में मरोड़ उठती थी और उसे उल्टी आने जैसा महसूस होता था। बेशक उसने हार नहीं मानी। आंखों में आंसू लिए उसने मजबूरी में बची हुई बोतलें खत्म कर दी। जब आखिरकार उसका काम पूरा हुआ तो माइकल को बहुत बुरा लगा। एनर्जी सप्लीमेंट और 10 सोल एनर्जी रिकवरी पोशन के असर से उसे लगा कि कहीं वह नशे का आदी तो नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने टैलेंट सेक्शन को चेक किया, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। यह इसके लायक है। प्रतिभा अनंत विकास अंक 29, विकसित होने योग्य। लकी एंडेड वर्डेंट वुल्फ लेवल 11, पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। राजकुमार अमर हरा भेड़िया स्तर 11, पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अमर वन भेड़िया स्तर 5, पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अनडेड गोब्लिन लेवल 5, पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अपने बढ़ते हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स को देखकर माइकल बेहद खुश था। अगर इस तरीके से पॉइंट्स जमा करने में इतना खर्च न होता तो वह रोजाना पॉइंट्स रिफ्रेश करने के बजाय इसी तरीके को चुनता। हालांकि उनकी खुशी में कोई कमी नहीं आई। एम्पायर पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अपने कोलनको के नीचे जो अगले आंकड़े उसने देखे, उन्हें देखकर उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। लकी एंडेड वर्डेंट वुल्फ लेवल 11, पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। राजकुमार अमर हरा भेड़िया स्तर 11, पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। मैं इन्हें विकसित कर सकता हूँ। मैं इन्हें फिर से विकसित कर सकता हूँ। इन्हें विकसित कर सकता हूँ। मैं इन्हें फिर से विकसित कर सकता हूँ। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एटोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। ऐसा लगा मानो अचानक से दोगुनी खुशी मिल गई हो, जिससे माइकल के चेहरे पर खूब मुस्कान आ गई। माइकल हमेशा से अपने मरे हुए साथियों के विकास के पैटर्न के बारे में सोचता रहता था। लकी को 2 स्टार वनभेड़िए से 3 स्टार सामान्य श्रेणी के वनभेड़िए में विकसित करने में 1 विकास बिंदु खर्च हुआ। फिर लकी को दुर्लभ श्रेणी के मरे हुए प्राणी में विकसित करने में 5 विकास बिंदु खर्च हुए। इसके अलावा माइकल को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उच्च स्तरों के लिए कितने विकास बिंदुओं की आवश्यकता होगी। जब उसके विकास अंक 10 तक पहुंच गए, तब भी लकी या प्रिंस के विकास की कोई संभावना नहीं दिखी। यहां तक कि एसोसिएशन में 15 अंक पहुंचने पर भी उसके 2 दुर्लभ श्रेणी के एंडेड के आगे विकसित होने का कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि माइकल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, फिर भी यह बात उसके मन पर भारी पड़ रही थी। अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित करना उसके लिए शक्ति प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका था, और चूंकि उसके मरे हुए प्राणी उसकी ताकत का ही विस्तार थे, इसलिए इसका मतलब यह भी था कि यह उसके लिए और अधिक शक्तिशाली बनने का सबसे तेज तरीका था। अगर सत्ता हासिल करने का उसका तथाकथित आसान रास्ता एक लंबी और कठिन प्रक्रिया साबित हुआ, तो माइकल को निराशा का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके सामने का दृश्य उसे थोड़ा आश्वस्त कर रहा था। कम से कम ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसके दुर्लभ श्रेणी के एंडेड को फिर से विकसित करने के लिए बेतुके 100 विकास अंक की आवश्यकता होगी। अब सवाल यह था कि इसके लिए कितने विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश माइकल अपने संचित विकास अंकों का हिसाब नहीं रख रहा था। अगर वह रखता तो उसे शायद पता चल जाता कि लकी और प्रिंस को दोबारा विकसित होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि उसने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसका जवाब पाने का सबसे तेज तरीका सरल था, उसे अपने किसी एक मरे हुए प्राणी को फिर से विकसित करना होगा। किस्मत अच्छी है, माइकल ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। अपने मरे हुए साथियों को पाताल लोक से बुलाने के लिए उनका नाम पुकारना जरूरी नहीं था, लेकिन माइकल इतना रोमांचित था कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। माइकल के सामने एक हरे काले रंग का जादुई घेरा प्रकट हुआ और उसका वर्तमान पसंदीदा प्राणी उसमें से निकला। पिछली बार के विपरीत, जब उसने अपने स्वामी की घबराहट को भांपते हुए तुरंत युद्ध के लिए तैयार अवस्था धारण कर ली थी, इस बार लकी कहीं अधिक शांत प्रतीत हुआ। उसने अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना शुरू किया और तुरंत ही उस परिचित स्थान को पहचान लिया, वह स्थान जिसकी दीवारों पर काय उग रही थी। थोड़े उछलते कदमों से लकी दीवार के उस हिस्से तक पहुंचा जो काय से ढका हुआ था और उसने काय का एक टुकड़ा तोड़कर चबाना शुरू कर दिया। 1 सेकंड बाद उसने घबराहट में काय को बाहर थूक दिया। लकी के साथ माइकल के साझा संबंध के माध्यम से वह उसके वर्तमान विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। काय देखने में स्वादिष्ट क्यों लगती है जबकि उसका कोई स्वाद नहीं होता। देखते ही माइकल के होंठ फड़कने लगे। लकी, आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ, माइकल ने जोर से कहा। दरअसल अपने पिछले प्रयोगों के आधार पर माइकल पहले से ही जानता था कि अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित करने के लिए उनका शारीरिक रूप से उसके सामने होना अनिवार्य नहीं था। हालांकि उसने अभी तक सटीक सीमा का पता नहीं लगाया था, लेकिन उसे यह आभास था कि यदि उसकी प्रतिभा अनुमति देती तो वह दूर से ही अपने किसी भी मरे हुए प्राणी को विकसित कर सकता था। फिर भी फिलहाल वह उन्हें अपने पास रखना ही बेहतर समझता था। इस तरह वह उनके बदलावों को करीब से देख सकता था। अमर हरा भेड़िया लेवल 11, रैंक दुर्लभ, 25 विकास अंक प्राप्त करके रैम में विकसित करें। 25 विकास अंक। माइकल लगभग चिल्ला उठा। उसे उम्मीद थी कि अगले विकास के लिए कम से कम 20 अंक चाहिए होंगे, लेकिन अतिरिक्त 5 अंक संभव तो लग रहे थे, लेकिन चुनौती भरे भी। पिछले विकास के पैटर्न पर विचार करते हुए माइकल ने कुछ देखा। पहले विकास के लिए 1 अंक की आवश्यकता थी और अगले विकास के लिए उससे 5 गुना अधिक अंक की। अब वही पैटर्न सही साबित होता दिख रहा था। 25 विकास अंक पिछली आवश्यकता से 5 गुना अधिक थे। ये जानकर माइकल के माथे पर पसीना आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि वह जानता था कि ऐसा होने की संभावना है, फिर भी माइकल आह भरे बिना नहीं रह सका।
यदि प्रत्येक बात के विकास के लिए पिछली राशि से 5 गुना अधिक की आवश्यकता होती है तो लकी को फिर से विकसित करने के लिए कम से कम नहीं बिल्कुल 125 विकास अंक की आवश्यकता होगी। उफ, माइकल ने झुंझलाहट में कराहते हुए कहा। अगर वह लेवल 10 तक पहुंचकर अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट भरने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे उसे 20 एंडेड मिलते हैं और प्रतिदिन 21 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, तब भी उसे आवश्यक 125 पॉइंट जमा करने में 6 दिन लगेंगे। हालांकि 6 दिन असहनीय रूप से लंबा समय नहीं था, खासकर अगर उसे जल्दी नहीं थी, फिर भी माइकल को तेजी से प्रगति करने की लालसा महसूस हो रही थी। कम से कम उसने एक पैटर्न तो खोज लिया था। अगला कदम स्पष्ट था, विकास के अंक, अपनी सीमा दिखाओ, विकसित होना। एक बार फिर लकी के शरीर से एक तेज रोशनी निकली जिसने माइकल की आंखों को चकाचौंध कर दिया। हालांकि पहले की तरह ही उसने अपने मरे हुए साथी में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखा। लकी दर्द से चीख उठा और माइकल को अपराधबोध हुआ, उसका सीना थोड़ा कस गया। लकी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, उसने अपने साथी के साथ साथ खुद को भी आश्वस्त करते हुए कहा। हाँ, यह निश्चित रूप से लकी के फायदे के लिए था और किसी चीज के लिए नहीं। प्रकाश और तेज होता गया और माइकल ने देखा कि उसके मरे हुए प्राणी का शरीर फैलता गया और अधिक भारी और बड़ा होता गया जब तक कि वह 3 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया और अंत में रुक गया। सौभाग्य से मैं तुम्हें वापस पाताल लोक भेज सकता हूं, माइकल ने थोड़ी राहत के साथ बुदबुदाया, वरना इस आकार में तुम्हें संभालना एक चुनौती होती, बड़े आदमी। लकी के चारों ओर फैली रोशनी के फीके पड़ने का माइकल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब रोशनी आखिरकार मंद पड़ गई तो उसे अपने मरे हुए साथी का नया रूप साफ दिखाई दिया। अब लकी की ऊंचाई 3 मीटर, लंबाई लगभग 4 मीटर और चौड़ाई लगभग 2 मीटर थी। इसकी उपस्थिति भयावह और विस्मयकारी दोनों थी, जो आदिम सुंदरता की एक डरावनी लेकिन विचित्र रूप से मनमोहक आभा बिखेर रही थी। उसकी त्वचा का हरा भूरा रंग बरकरार था, लेकिन अब उसके शरीर पर जगह जगह चमकीले लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसकी गर्दन के चारों ओर भूरे रंग की लता जैसी घनी झाड़ियां उगाई थीं, जिनके सिरे गहरे लाल रंग के थे, जिससे वह और भी अधिक खूंखार और राजसी दिख रहा था। इन सब से बढ़कर लकी के चारों ओर एक खतरनाक आभा थी जिससे माइकल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी, हालांकि इससे वह गर्व और उत्साह से भी भर जाता था। यह आभा साम्राज्य के माध्यम से जुड़े रहे। यहाँ तक कि माइकल भी ठीक नहीं बता पा रहा था कि उसकी मरे हुए आत्माओं की शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह पहले से ही शक्तिशाली थी, लेकिन अब यह असाधारण रूप से शक्तिशाली महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वह लकी की प्रोफाइल खोलकर उसके अपडेटेड आंकड़े देख पाता, उसके सामने सूचनाओं के कई पैनल प्रकट हो गए। आपका रेयर एंडेड वर्डेंट वुल्फ अब रेयर एंडेड रेडथॉर्न वुल्फ में विकसित हो गया है। आपके मरे हुए रेडथॉर्न वुल्फ ने जहर कौशल प्राप्त कर लिया है। आपके एंडेड रेडथॉर्न वुल्फ प्लांट कंट्रोल कौशल ने इंटरमीडिएट मास्टरी स्तर प्राप्त कर लिया है। माइकल ने अपने मरे हुए साथियों का नया दर्जा देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 25 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करने से लकी की स्टार रेटिंग न केवल बढ़ी बल्कि 3 स्टार तक पहुंच गई। माइकल को हमेशा से ये संदेह था कि विकास से केवल स्टार रेटिंग में वृद्धि नहीं होती, बल्कि यह मरे हुओं को एक नए रैंक की शुरुआत तक पहुंचाता है और आगे बढ़ने से पहले उस रैंक की ऊपरी सीमा तक पहुंचता है। हालांकि वह अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था जब तक कि वह अपने पास मौजूद एक तारा वाले सामान्य गोब्लिन एंडेड में से एक को विकसित करके इसका परीक्षण न कर ले। लेकिन जिस बात ने माइकल को चौंका दिया वह लकी द्वारा हासिल किया गया नया कौशल था। लकी ने न केवल अपनी नस्ल फिर से बदल ली थी, बल्कि उसे एक और नस्लीय कौशल भी प्राप्त हो गया था जो कि बेहद क्रूर था। माइकल ने अपने मरे हुए साथी पर नजर डाली, जो अब अपने सामने दीवार पर लगी काय को घूर रहा था, मानो यह तय कर रहा हो कि उसे खाना है या नहीं। माइकल ने उसे वापस कॉल न करने का फैसला किया। उसके इतने भोले भाले स्वभाव को देखते हुए इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि लकी अचानक उसे जहर दे देगा। एक नया कौशल हासिल करने के अलावा लकी की पिछली क्षमता, पौधे को नियंत्रित करने की क्षमता में महारत हासिल करने में और भी प्रगति हुई, जिससे माइकल को खुशी की एक और खुराक मिली। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा खुशी दी वह तब थी जब उसने लकी के प्रोफाइल पैनल को चेक किया और उसका नया लेवल देखा। रेडथॉर्न वुल्फ लेवल 18, नाम लकी, EXP 0/59800, रैंक दुर्लभ, कौशल काटना, पौधों पर नियंत्रण, जहर नया, मास्टर माइकल नॉमन। अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित करने से वे वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो गए, लेकिन माइकल ने इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। लेवल 18, पूरे 7 लेवल की बढ़ोतरी। इस परित्यक्त छात्रावास के बाहर मंडरा रही बड़ी समस्या की मौजूदगी ने इसे और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया। गार्गोयल एक लेवल 21 का राक्षस। अब यह लकी से केवल 3 स्तर ऊपर था। माइकल सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या कोई संभावना थी, पर्याप्त संभावना कि वह अब हमला करने की पहल कर सकता था? तारांकन 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 तारांकन। पादप नियंत्रण, मध्यवर्ती दक्षता, प्रवीणता 14.2%। रेडथॉर्न वुल्फ प्रजाति की एक नस्लीय क्षमता, प्लांट कंट्रोल, उन्हें अपने आसपास के पौधों में हेरफेर करने और उनकी वृद्धि या गति को प्रभावित करने के लिए माना का उपयोग करने की अनुमति देती थी। अपनी वर्तमान निपुणता के स्तर पर इस कौशल की सीमा 100 मीटर थी। तारांकन 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 तारांकन। विश्व बुनियादी महारत, प्रवीणता 7.5%। रेडथॉर्न वुल्फ प्रजाति की एक नस्लीय क्षमता, जहर भेड़िए को अपने सिर के चारों ओर मौजूद कांटेदार रयाल के माध्यम से एक शक्तिशाली विष स्रावित करने में सक्षम बनाती है। जब कांटे किसी लक्ष्य के संपर्क में आते हैं तो जहर उनके शरीर में फैल जाता है, जिससे समय के साथ साथ कमजोरी और क्षति बढ़ती जाती है। वर्तमान अवस्था में इस विष की शक्ति सीमित है, जिससे मामूली क्षति होती है और लक्ष्य की गतिशीलता थोड़ी कम हो जाती है। विष का प्रभाव 10 सेकंड तक रहता है और इसे केवल निकट से ही लगाया जा सकता है, जिसके लिए कांटेदार रयाल के साथ सीधा संपर्क आवश्यक है। अगली सुबह माइकल तरोताजा महसूस करते हुए उठा।
होटल के कमरे की बत्तियां जल रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन्हें छोड़ा था, शुक्र है, लेकिन खिड़की के पर्दे कसकर खींचे हुए थे, जिससे बाहर जो कुछ भी था वह छिपा हुआ था। हालांकि घने आवरणों के कारण दृश्य स्पष्ट नहीं था, माइकल को पता चल गया था कि सूरज अभी तक नहीं उगा है। बिस्तर पर थोड़ा अंगड़ाई लेने के बाद वह उठा और अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये कई घंटों से चार्ज हो रहा था और अब पूरी तरह से चार्ज हो चुका था। उसे डिस्कनेक्ट करके उसने समय देखा। सुबह 3:49 बजे। मैं काफी जल्दी उठ गया था, उसने धीरे से कहा। पिछली बार जब वह ऊर्जा की कमी से बेहोश हुआ था तो वह सुबह 9 बजे तक सोता रहा था। ऐसा लगता था कि वह जितना अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, या यूं कहें कि उसके कौशल में जितनी वृद्धि हो रही थी, उसका शरीर उतनी ही कुशलता से ठीक हो रहा था। यह एहसास होते ही माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कम से कम इस तरह उसे काम निपटाने के लिए और समय मिल जाएगा। अजीब बात यह है कि माइकल ने सबसे पहले नहाना या तरोताजा होना नहीं चाहा। इसके बजाय वह फोन हाथ में लिए बिस्तर पर लौट आया और सुपर एसोसिएशन फोरम में लॉग इन कर लिया। कल उन्हें ब्राउज करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैनुअल खरीदने के बारे में ब्रांड का सुझाव उनके दिमाग में घूम रहा था। अब इसे अपनी सूची से हटाने का समय आ गया था। फोरम के स्टोर सेक्शन में सीधे जाकर माइकल ने सर्च बार में स्पेयर मैनुअल टाइप किया। परिणामों की बाढ़ सी आ गई। हालांकि वह अपनी खोज में बुनियादी शब्द को शामिल करना भूल गया था और परिणाम शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। इसके बजाय उनकी स्क्रीन पर उत्कृष्ट और उन्नत मैनुअल की एक सूची दिखाई दी। द आर्ट ऑफ द थरस्ट, ए ट्रीटीज ऑन स्पीयरक्राफ्ट एंड स्ट्रेटजी। पर्दा भेदना, युद्ध और शैली में भाले की महारत। आयरन फैन कोडेक्स, भाला युद्ध के रहस्य। परछाइयों के साथ नृत्य, भाले की शान। शाश्वत बिंदु, सटीक और शक्तिशाली भाला चलाने वाले की मार्गदर्शिका। राख से इस्पात तक भाला चलाने की तकनीकों की सर्वोत्कृष्ट मार्गदर्शिका। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने उनके बारे में और जानने के लिए उनमें से कुछ छूकर देखा। द आर्ट ऑफ द थरस्ट, ए ट्रीटीज ऑन स्पीयरक्राफ्ट एंड स्ट्रेटजी। भाला चलाने, प्रहार करने और बचाव करने के मूल सिद्धांत। सैन्य टुकड़ियों में और एकल युद्ध में भाले का उपयोग करने की रणनीतियां। विभिन्न भूभागों और विरोधियों के अनुरूप ढलने के सबक। पर्दा भेदना, युद्ध और शैली में भाले की महारत। सटीक प्रहार और छल कपट के लिए उन्नत तकनीकें। आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यासों के लिए युद्ध की मुद्राएं और सहज गतिविधियां। महारत हासिल करने के लिए आवश्यक अनुशासन और मानसिक एकाग्रता के दार्शनिक अंतर्दृष्टि। आयरन फैन कोडेक्स, भाला युद्ध के रहस्य। तलवारों और ढालों के लिए निकट युद्ध तकनीकें और प्रतिकार। घुड़सवार युद्ध में भाले का प्रभावी उपयोग। अधिकतम प्रभावशीलता के लिए भाले का रखरखाव और अनुकूलन। खोज परिणामों में मिले पहले कुछ मैनुअल के विवरणों को पढ़ने के बाद माइकल के मन में उन सभी के बारे में केवल एक ही विचार आया। बहुत ही शानदार। बेशक वे निस्संदेह प्रभावशाली थे, माइकल उनके विवरण से समझ गया था कि वे अत्यंत व्यावहारिक भी थे। अगर कल उसे ब्रांड की सलाह न मिली होती तो शायद वह उन पर ललचा जाता, लेकिन अब वह बेहतर जानता था। हालांकि इन नियमावली का उद्देश्य सिखाना था, लेकिन ये स्पष्ट था कि इन्हें उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें भाला चलाने की कला का पहले से ही कुछ ज्ञान था। माइकल, उसके पास कुछ नहीं था। इस बात का पर्याप्त प्रमाण ये था कि भाला चलाने की कला का उल्लेख उनके पैनल के कौशल अनुभाग में भी नहीं था। इस तरह की नियमावली उनके लिए नहीं थी। भाले के साथ उसके प्रशिक्षण को गति देने के बजाय वे केवल उसके जैसे व्यक्ति का ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जिसे अभी भी भाले को संभालने की बुनियादी बातों में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। अपना सिर हिलाते हुए माइकल ने अपना ध्यान वापस सर्च बार पर केंद्रित कर लिया। इस बार उसने सर्च बटन दबाने से पहले अपनी क्वेरी में बेसिक शब्द जोड़ना सुनिश्चित किया। लगभग तुरंत ही परिणामों की एक नई सूची सामने आ गई। नुकीला सिरा और डंडा, भाला चलाने की शुरुआती मार्गदर्शिका। भाले के चरण, प्रथम रूपों को सीखना। तीर की तरह सीधा, युवा योद्धाओं के लिए भाले की बुनियादी बातें। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर एल्फायर NAT वेबसाइट खोजें। स्पीयरमैन की हैंडबुक, खंड 1, मूलभूत बातें। दमदार मोर्चा संभाले रखना, भाला दीवार रणनीति की बुनियाद। मैनुअल के नामों से ही यह स्पष्ट था कि ये माइकल जैसे नौसिखियों के लिए थे। जैसा कि उन्होंने पहले फैंसी मैनुअल के साथ किया था, माइकल ने कुछ शीर्ष परिणामों के विवरण पर विस्तार से चर्चा की। नुकीला सिरा और डंडा, भाला चलाने की शुरुआती मार्गदर्शिका। ये सरल मार्गदर्शिका भाले को पकड़ने के बुनियादी तरीके, मुद्रा, प्रहार और रखरखाव के बारे में जानकारी देती है। पहली बार उपयोग करने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त। भाले के चरण, प्रथम रूपों को सीखना। इसमें बुनियादी युद्ध शैलियों के परिचय के साथ साथ फुटवर्क, स्थिरता और बुनियादी स्पैरिंग तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीर की तरह सीधा, युवा योद्धाओं के लिए भाले की बुनियादी बातें। यह एक शुरुआती लोगों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका है, जिसे कम उम्र के या कम अनुभवी योद्धाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सरल अभ्यास और सुरक्षा युक्तियां शामिल हैं। स्पीयरमैन की हैंडबुक, खंड 1, मूलभूत बातें। रक्षात्मक तकनीकों, भाले की संरचना और समूह युद्ध में स्थिति निर्धारण सहित बुनियादी बातों का व्यापक अवलोकन। दमदार मोर्चा संभाले रखना, भाला दीवार रणनीति की बुनियाद। टीम वर्क के लिए विशेष रूप से तैयार की गई यह पुस्तिका युद्ध में प्रभावी भाला दीवारों के निर्माण और रखरखाव की मूलभूत बातें सिखाती है। ये शीर्ष 5 परिणाम थे और अंतिम परिणाम को छोड़कर पहले 4 परिणाम कुछ हद तक मिलते जुलते प्रतीत हुए, हालांकि प्रत्येक का अपना अनूठा फोकस था। एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहें। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने 5 चीजें खरीदने का फैसला किया। आखिरकार ब्रांड ने कभी यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि उसे कितनी मैनुअल खरीदनी चाहिए, उसने केवल इतना कहा था कि उसे भाला चलाने की बुनियादी बातों में मदद करने के लिए कुछ चाहिए। इसके अलावा माइकल की रुचि मुख्य रूप से आत्मरक्षा में थी, इसलिए वह संभवतः एक मैनुअल पर ध्यान केंद्रित करेगा और अन्य मैनुअलों से संदर्भ लेगा। कुछ ही क्षणों बाद माइकल ने देखा कि उसके खाते से एक बार फिर $5000 से अधिक की राशि गायब हो गई।
जैसा कि उम्मीद थी, मैं केवल कंगाल ही हो सकता हूँ, अमीर नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मैनुअल के पीडीएफ संस्करण भी महंगे थे। अगर उसने भौतिक प्रतियां खरीदी होती तो शायद अब तक वह कर्ज में डूब चुका होता। आह भरते हुए माइकल ने फैसला किया कि जब तक सुबह है वह पढ़ना शुरू कर देगा। उन्होंने द स्पीयरमैन्स हैंडबुक वॉल्यूम 1 फंडामेंटल्स खोली, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक ऐसी किताब है जिसका अध्ययन वे तत्काल शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता के बिना कर सकते हैं। उसका इरादा तो बस थोड़ी देर पढ़ने का था, लेकिन देखते ही देखते सुबह हो गई। होटल के कमरे के मोटे पर्दे भी अंदर आती धूप को पूरी तरह रोक नहीं पा रहे थे। और बात यही खत्म नहीं हुई। आपने भाला चलाने की मूल अवधारणा को समझ लिया है और भाला चलाने का कौशल प्राप्त कर लिया है। भाला चलाने की कला बुनियादी दक्षता 0%। भाला चलाने वालों के लिए भाला चलाने का कौशल एक मूलभूत कौशल है जो इस बहुमुखी हथियार पर उपयोगकर्ता के नियंत्रण, संतुलन और सटीकता को बेहतर बनाता है। ये भाला चलाने की भौतिक यांत्रिकी और व्यावहारिक समझ पर केंद्रित है, जिससे बुनियादी तकनीकों को निष्पादित करना आसान हो जाता है। वर्तमान दक्षता स्तर पर यह कौशल निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। बेहतर संचालन, भाला उपयोगकर्ता की पकड़ में हल्का और अधिक संतुलित महसूस होता है, जिससे लंबे समय तक उपयोग के दौरान थकान कम होती है। स्थिर प्रहार करने और घुमाने की गति अधिक सहज होती है, जिससे सटीकता और अनुवर्ती क्रिया में थोड़ा सुधार होता है। शुरुआती जानकारी, खड़े होने की मुद्रा या पकड़ में बुनियादी खामियों को पहचानना और सुधारना आसान होता है, जिससे समग्र युद्ध तत्परता में सुधार होता है। क्या ये भी काम करता है? हालांकि माइकल को लगा कि अब उसे भाले और उनके इस्तेमाल के बारे में अधिक जानकारी है, लेकिन यह अभी भी केवल ज्ञान ही था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अचानक इसे लागू करना जानता था। इसीलिए भाला चलाने का कौशल हासिल करने की सूचना ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। नहीं, इसकी तो उम्मीद ही थी, माइकल ने धीरे से कहा। उन्हें याद आया कि उन्होंने फोरम पर और यहां तक कि अपने कुछ कौशल विवरणों में भी पढ़ा था कि किसी कौशल को समझना इस बात को प्रभावित कर सकता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह बात समझ में आती है कि किसी विषय के बारे में अधिक जानने से व्यक्ति को कौशल हासिल करने की क्षमता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए स्पष्ट रूप से या तो व्यापक ज्ञान या असाधारण समझ की आवश्यकता थी। उन दोनों के बीच माइकल केवल यही अनुमान लगा सकता था कि उसमें बहुत अच्छी समझ थी। हालांकि स्कूल में उसके अंक इस बात से पूरी तरह असहमत थे। अंत में उसने इसे भाग्य का खेल मान लिया। ये भी हो सकता है कि भाला चलाना सीखना अपेक्षाकृत सरल कौशल था, जिससे संबंधित क्षमताओं को हासिल करना आसान हो जाता था। माइकल को याद आया कि कैसे उसने कुछ ही बार बंदूक चलाने के बाद बेसिक शॉट कौशल जल्दी से हासिल कर लिया था। शायद ये भी वैसा ही मामला था, लेकिन अगर यह सच होता तो वह गोब्लिन की दुनिया में घंटों भाले का इस्तेमाल करने के बावजूद कोई कौशल हासिल न करने की बात को कैसे समझा सकता था। अंततः माइकल को एहसास हुआ कि उसे इन चीजों के काम करने के तरीके के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने इस मामले को छोड़ देने का फैसला किया। घने पर्दों से छनकर आती तेज रोशनी को देखकर माइकल ने सहज रूप से अपने फोन पर समय देखा। सुबह 8:42 बजे। इतनी देर हो गई, माइकल ने हैरानी से कहा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर ALF नेट वेबसाइट खोजें। उन्हें पढ़ाई में इतना आनंद कब आया था? बिस्तर से उठते ही उसके मन में कई विचार आए। अब दिन का समय हो गया था, जिसका मतलब था कि मूल देश में थोड़ी रोशनी होनी चाहिए, जहां समय वास्तविक दुनिया से 3 घंटे पीछे चलता है। जिस छात्रावास में उसका दूसरा शरीर रहता था, वह जगह माइकल के लिए इतनी अपरिचित थी कि अंधेरा होने के दौरान वह कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि करने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। इसीलिए जब वह पहले जागा था तो उसने अपने द्वारा जमा किए गए अंकों का उपयोग करके अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित करने के बारे में नहीं सोचा था। होटल में भी ऐसा करना उचित नहीं था, जहां वह आम लोगों से घिरा हुआ था। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उत्पत्ति की भूमि में परिस्थितियां अधिक अनुकूल होने की संभावना को देखते हुए माइकल बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में लेट गया और अपनी चेतना को अपने दूसरे शरीर से जोड़ लिया। माइकल को लगा कि उसकी दृष्टि बदल गई है और एक बार फिर वह उत्पत्ति की भूमि में वापस आ गया था। दोनों दुनियाओं के बीच कई बार यात्रा करने के बाद वह बदला बदली की दिनचर्या में ढलने लगा था। अब तक कोई खास समस्या नहीं आई थी, लेकिन समय ही बताएगा कि जब उसके दोनों रूप पूरी तरह से अलग अलग जीवन जीने लगेंगे तो क्या होगा। माइकल ने इस बारे में पहले भी सोचा था और उसे बस यही उम्मीद थी कि जब समय आएगा तो उसे पहचान का संकट जैसी कोई समस्या न हो। हालांकि जिस तरह से हालात चल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि यह एक वास्तविक संभावना है। एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। उत्पत्ति की भूमि में अभी तक कुछ शुरू ही न करने के बावजूद उसे पहले से ही हर चीज से अलगाव की बढ़ती हुई भावना महसूस हो रही थी। सबसे बुरी बात तो यह है कि उसे अपने परिवार से भी यह बात सुनने को मिली। उत्पत्ति की भूमि अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। एक बंद जगह में होने के कारण यह बाहर की दुनिया के उस दृश्य से भी अधिक अंधेरा प्रतीत हो रहा था, जिसे नन्हे माइकल को झलक पा रही थी। फिर भी अपनी बेहतर दृष्टि के कारण वह काफी अच्छी तरह से देख सकता था। हालांकि वहां रुकने में तत्काल कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन माइकल अनावश्यक जोखिम लेने वालों में से नहीं था। उसने प्रिंस और लकी को पाताल लोक से बुलाकर पहरा देने के लिए तैनात किया। फिर उसने पाताल लोक में पहले पकड़े गए गोब्लिनों के समूह में से एक यादृच्छिक स्तर 5 के मरे हुए गोब्लिन को चुना। संयोगवश माइकल ने जितने भी राक्षसों को मरे हुए प्राणियों में परिवर्तित किया था, उन सभी में एक समान विशेषता थी, हरी त्वचा जो पुनर्जीवित होने के बाद फीकी धूसर रंग की हो जाती थी। उसके सामने खड़ा जिन भी अपवाद नहीं था। इसकी लंबाई लगभग 2 फुट 8 इंच से 3 फुट के बीच थी। इसकी भुजाएं अनुपातीन रूप से लंबी, पैर छोटे और एक विकृत कुरूप चेहरा था जो एक विकृत वृद्ध मानव के चेहरे जैसा दिखता था। गोब्लिन की तुलना में वन भेड़िए देखने में कहीं अधिक आकर्षक थे।
उम्मीद है कि विकसित होने के बाद तुम थोड़े बेहतर दिखोगे, माइकल ने उस मरे हुए जिन से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी कमजोर ताकत और प्रजाति का निम्न दर्जा ज्यादा भरोसा नहीं जगाता था। बेशक उससे किसी जवाब या प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इससे पहले कि यह विचार उसके मन में कुछ देर तक रहता, माइकल ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल उस मरे हुए जिन पर करना शुरू कर दिया। अमर जिन स्तर 5 रैंक कॉमन एक विकास बिंदु के लिए सामान्य में विकसित करें। माइकल को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि इवोल्यूशन पॉइंट एक एंडेड को सीधे 2 स्टार के बजाय 3 स्टार तक ले जाता है, क्योंकि उसने पहले ही इस संभावना पर विचार कर लिया था। फिर भी अपने सिद्धांत की पुष्टि होने पर उसे संतोष हुआ। इसका मूल अर्थ ये था कि उसके विकास अंक किसी मरे हुए प्राणी की शक्ति को केवल धीरे धीरे नहीं बढ़ाते थे, बल्कि वे या तो उन्हें एक बिल्कुल नया रैंक देते थे, उन्हें उस रैंक के शिखर तक पहुंचाते थे और फिर इस प्रक्रिया को दोहराते थे। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई छिपी हुई बाधाएं नहीं थीं। गोब्लिन के शरीर से निकलती रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई, जिससे उसका बदला हुआ रूप सामने आ गया। 4 फीट लंबा एक भूरे हरे रंग का राक्षस अब माइकल के सामने खड़ा था। क्या इसकी नस्ल बदल गई? माइकल ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए लेकिन तुरंत बात समझकर बुदबुदाया। उसने शुरू में वन भेड़ियों जैसी स्थिति की उम्मीद की थी, जहां नस्ल परिवर्तन केवल रैंक बढ़ने पर ही होता था। लेकिन स्पष्ट रूप से भेड़ियों की तुलना में गोब्लिनों की जन्मजात क्षमता बहुत कम थी, जिससे उनका विकास पथ कम प्रतिबंधात्मक था। अमर हॉबगोब्लिन लेवल 6 रैंक सामान्य। इसका स्तर तो बढ़ गया, लेकिन माइकल को उस समय जो उत्साह महसूस हुआ था जब उसके फॉरेस्ट वुल्फ्स, लकी और प्रिंस 3 स्टार कॉमन रैंक एंडेड में विकसित हुए थे, इस बार वह वैसा उत्साह नहीं दिखा सका। जब तक वह कोई दुर्लभ श्रेणी का रूप न हो तब तक उसके लिए सचमुच उत्साहित महसूस करना मुश्किल लगता था। हालांकि हॉबगोब्लिन का नया रूप वाकई देखने लायक था। तारांकन 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 विकास मार्ग। वन भेड़िया सामान्य श्रेणी 1-3 सितारे। हरा भरा भेड़िया दुर्लभ श्रेणी 1 तारा प्रजाति। रेडथॉर्न वुल्फ दुर्लभ श्रेणी 3 सितारा प्रजाति। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। गोब्लिन सामान्य श्रेणी 1 सितारा राक्षस। हॉबगोब्लिन सामान्य श्रेणी 3 सितारा राक्षस। गोब्लिन सचमुच बदसूरत थे, और भले ही वे माइकल की मरे हुए लोगों की सेना का हिस्सा थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह सौहार्द के कारण इसे नकार देगा। यह इतना घिनौना तो नहीं था कि पहली नजर में ही उल्टी आ जाए, लेकिन वे काफी हद तक उन राक्षसों की छवि से मेल खाते थे जिनका वर्णन बच्चों को डराकर उन्हें सही व्यवहार सिखाने के लिए किया जाता है। हालांकि हॉबगोब्लिन थोड़ा अलग था। एक तो ये पहले से लंबा था, जो प्रारंभिक मानव किशोर जैसा दिखता था। पहले लंबी दिखने वाली उसकी भुजाएं अब सामान्य अनुपात में लग रही थीं, और उसके पैर, जो पहले असामान्य रूप से छोटे थे, अब सामान्य प्रतीत हो रहे थे। पहली नजर में वह अपनी लंबाई के हिसाब से दुबले पतले किशोर जैसा लग सकता था, लेकिन ये तो बस मामूली बदलाव थे। जी हाँ, मामूली बदलाव। माइकल को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज उसका चेहरा था। यह अब भी बदसूरत था, लेकिन पहले की तुलना में ये लगभग सुंदर लग रहा था। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़कर मरे हुए लोगों को और करीब से देखा। यह देखने में थोड़ा सुंदर तो था, लेकिन मानव कुरूपता की एक हल्की परत से ढका हुआ था। इसका चेहरा अब इसके विकृत दानव रूप की तुलना में मनुष्य के चेहरे से अधिक मिलता जुलता था। ऐसा लग रहा था मानो हर विकास के साथ गोब्लिन का रूप लगातार निखरता जा रहा हो। माइकल को यह आशंका सता रही थी कि अगर वह एक बार और विकसित हुआ तो उसे एक बड़ा झटका लग सकता है। खैर, मुझे अपने दैनिक पॉइंट रिफ्रेश होने के बाद पता चल जाएगा, माइकल ने सोचा। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। चूंकि यह गोब्लिन पहले ही एक बार विकसित हो चुका था, इसलिए इसे दोबारा विकसित करने के लिए केवल 5 और अंकों की आवश्यकता थी। भले ही वह आज और स्रोत तरल पदार्थ न ले, उसके नियमित दैनिक विकास अंक पर्याप्त होंगे। माइकल ने इसका नाम हॉबगोब्लिन बिगिनिंग रखा, क्योंकि यह उनके अधीन विकसित होने वाला अपनी तरह का पहला जीव था। चूंकि उसके पास अभी भी 3 विकास अंक बचे थे, इसलिए माइकल ने उनका उपयोग अपने दूसरे आह्वान पर कर लिया। उसने अपने पास मौजूद तीसरे मरे हुए भेड़िए को 3 सितारा सामान्य श्रेणी के मरे हुए जीव में विकसित किया और 2 और गोब्लिन को हॉबगोब्लिन में विकसित किया। विकास के बाद वे थोड़े अधिक आकर्षक दिखने लगे। ये देखकर माइकल भविष्य के विकासों से होने वाले परिणामों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर वेबसाइट खोजें। ये जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल थी, क्योंकि उसने जानबूझकर एक मादा गोब्लिन को विकसित किया था ताकि ये देखा जा सके कि कोई अंतर होगा या नहीं। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि मादा जिन का रूप और भी अधिक मानवरूपी रूप की ओर बदल गया। वह अब भी बदसूरत दिखती थी, लेकिन एक अजीब सा भ्रम था कि एक और विकास से कुछ अकल्पनीय चीज उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल वह एक किशोर लड़की जैसी दिखती थी। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने उसका नाम लिली रखने का फैसला किया। लिली ही क्यों? यह उसकी छोटी चचेरी बहन का नाम था, और उसे लगा कि यह एक मजेदार मजाक है, एक ऐसा मजाक जिसे दुर्भाग्य से केवल वही समझ सकता था। मेरे आसपास कुछ इंसानी शक्ल वाले मरे हुए प्राणी हो तो अच्छा होगा। अगर वे बोल भी सके तो और भी बढ़िया होगा। मुझे ऐसे मत देखो लकी, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी काफी सुबह थी और माइकल खुद को ये सोचते हुए पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर दरारों पर प्रतिबंध न होते तो वह जागते ही उनमें से एक में प्रवेश कर जाता। दुर्भाग्यवश उसे किसी टीम में शामिल होने और किसी दरार में प्रवेश करने के लिए वास्तविक दुनिया में सुबह 11 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, जो अभी भी लगभग 2 घंटे दूर था। कुछ न करने से बेचैनी और असहजता महसूस करते हुए माइकल सोचने लगा कि क्या उसे साधना को एक और मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बदलाव हुआ है या नहीं। तभी इस विचार ने उसे उस कौशल की याद दिला दी जिसे उसने पहले जागृत किया था। भाला चलाने की कला बुनियादी दक्षता 2।
0%। भाला चलाने वालों के लिए भाला चलाने का कौशल एक मूलभूत कौशल है जो इस बहुमुखी हथियार पर उपयोगकर्ता के नियंत्रण, संतुलन और सटीकता को बेहतर बनाता है। ये भाला चलाने की भौतिक यांत्रिकी और व्यावहारिक समझ पर केंद्रित है जिससे बुनियादी तकनीकों को निष्पादित करना आसान हो जाता है। वर्तमान दक्षता स्तर पर यह कौशल निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। बेहतर संचालन, भाला उपयोगकर्ता की पकड़ में हल्का और अधिक संतुलित महसूस होता है जिससे लंबे समय तक उपयोग के दौरान थकान कम होती है। स्थिर प्रहार, प्रहार करने और घुमाने की गति अधिक सहज होती है जिससे सटीकता और अनुवर्ती क्रिया में थोड़ा सुधार होता है। शुरुआती जानकारी, खड़े होने की मुद्रा या पकड़ में बुनियादी खामियों को पहचानना और सुधारना आसान होता है जिससे समग्र युद्ध तत्परता में सुधार होता है। अवेकना बनने के बाद से माइकल ने हथियारों पर केंद्रित ये पहला कौशल विकसित किया था, हालांकि इसे हुए अभी केवल 3 दिन ही हुए थे। हालांकि उनका इरादा जादूगर का मार्ग छोड़कर एक कुशल लड़ाकू बनने का नहीं था, फिर भी वे इस कौशल को गंभीरता से लेना चाहते थे। भविष्य में यदि कभी उसका सामना किसी ऐसे जादूगर से हो जहां दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता, तो यह उनके करीबी मुकाबले के कौशल ही होंगे जो उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे। उसके चारों ओर का स्थान विस्तृत और खुला था जो अभ्यास के लिए एक उपयुक्त स्थान था। माइकल ने लकी और प्रिंस को छोड़कर अपने सभी मरे हुए साथियों को हटा दिया, फिर अपने भंडारण स्थान से अपना भाला निकाला। चूंकि भाला चलाना एक निष्क्रिय कौशल प्रतीत होता था जिसके लिए सचेत सक्रियण की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए माइकल ने तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दिया। माइकल ने पहले पढ़ी हुई द स्पीयरमैन हैंडबुक वॉल्यूम 1 फंडामेंटल्स की PDF में उल्लिखित बुनियादी चालों का अनुसरण करते हुए मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक गतिविधि का सावधानीपूर्वक अभ्यास किया। जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया उसे भाला चलाने में निपुणता का एहसास होने लगा। वह समझ गया कि यह कौशल का असर दिखने लगा है। अन्य कौशलों की तरह ही इसमें भी एक सहज जागरूकता थी जो उसका मार्गदर्शन करती थी, उसे बताती थी कि भाला चलाते समय उसे क्या करना चाहिए। द स्पीयरमैन्स हैंडबुक वॉल्यूम 1 फंडामेंटल्स को पढ़ने से प्राप्त उनके पूर्व ज्ञान ने भी उनकी प्रगति को गति प्रदान की। भाला चलाने की कला भी अत्यधिक अनुकूलनीय साबित हुई जिसने मैनुअल में वर्णित गतिविधियों के अनुरूप रहते हुए उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। लगभग 20 मिनट तक हिलने डुलने और अभ्यास करने के बाद माइकल ने अपनी प्रगति की जांच करने के लिए अपने स्किल पैनल को बुलाया। भाला चलाने की कला बुनियादी दक्षता 3.0%, 1% की वृद्धि। बात यह नहीं थी कि रकम कम थी, दरअसल यह उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। उसकी प्रगति को वास्तविक समय में देखकर माइकल के भीतर कुछ जागृत हुआ। कुछ लोग कठिनाइयों से नहीं डरते थे, वे प्रगति के बिना कठिनाइयों से डरते थे। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को अपनी सफलता का स्पष्ट संकेत मिल जाए जैसा कि माइकल को अभी मिल रहा था, तो वे और भी अधिक मेहनत करेंगे। माइकल भी इसका अपवाद नहीं था। इस नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर माइकल ने नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अपने भाले को पकड़ा और प्रबल निश्चय के साथ फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ न करने और यूं ही बैठे रहने की तुलना में यह समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका था।